अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपके सामने एक क्वेश्चंस का वो आ रहा होगा, क्या नाम है अपना, एक बॉक्स आ रहा होगा क्वेश्चन का जो है वो, उस पे आप मुझे जो है वो अपना फीडबैक देते रहें कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा जी, चलें आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी, आ रही है जनाब ये? स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? अच्छा सर रुके, मैं स्क्रीन अपनी ऑन कर देता हूँ। शेयरिंग आपके पास आ गई जी, स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है जी। अब आ गया सर? अच्छा जी सर, हम थोड़ा सा रुक के स्टार्ट करते हैं, तो नंबर जो है वो जमा हो जाए बच्चे का, कुछ 100 के करीब हो गया है। बाकी आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, और जो हालात चल रहे हैं तो मेरी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह ताला जो है वो सबको इस मूजी मर्द से बचाए, और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का ख्याल रखो जो एजड लोग हैं, और जैसे भी हालात सेट होते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला फिजिकली क्लासेस की तरफ जाएंगे। सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो ठीक है, अब हमारी मजबूरी है, सब पे ऑनलाइन चलेगी बेटा, गुलाम मुर्तज़ा सब पे ऑनलाइन चलेगी। अच्छा सीधी बात, अच्छी बात यह है कि यार आपका सवाल ना कोई दूसरा बंदा रीड नहीं कर सकता, तो आपने जो सवाल पूछना है वो आप पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है उदय जोशी, तुम्हें मज़ा आ रहा है? अच्छा मेरी वीडियो जो है ना वो आज नहीं आएगी, क्योंकि आज जो है वो हम मतलब इंटरेक्टिव बोर्ड पे काम करेंगे। इंटरेक्टिव बोर्ड अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा। मनी आज जो है वो रात को 12 बजे रिलीज हो रहा है, अभी नहीं रिलीज हो रहा। हाँ विवेक, तुम पूछ सकते हो सवाल। अच्छा हो चुका? चलो चलो यार, मैं तो देखा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये क्या पूरा सीजन एक साथ रिलीज होता है? एपिसोड वाइज नहीं आता जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स आता था? बेटा ब्रेकिंग बैड देख लिया मैंने उस्मान। अच्छा चलो हम जरा काम की बात कर लें। थोड़ा सा हम 5 मिनट रुके हुए हैं, जरा सा जो है वो लोग आ जाएं तो फिर हम जो है वो पानी वानी पी लें आप लोग, ठीक है ना? अच्छा ये लेक्चर जो है बेटा रिकॉर्ड होगा प्रॉपरली, ठीक है? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना? आप बाद में खुद भी बैठ के इस लेक्चर को देख सकते हैं सुकून से, कोई इशू वाली बात नहीं है। हर एक चीज़ जो क्लास में होगी वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होगी, आपसे शेयर होगी बाद में, ताकि आप जो है वो इसको बाद में देख सकें। आगे किए जाएं तो एग्ज़ाम में 1 वीक है कंडक्ट होगा, ऑटम 2020 के एग्ज़ाम्स आगे जाते हैं तो हाँ विद इन 1 वीक ही कंडक्ट होता है बेटा एग्ज़ाम। नहीं 2 वीक्स में बिल्कुल भी नहीं जाता, 1 वीक में कंडक्ट होगा, लेकिन ये शायद कोई एग्जाम को तकरीबन 1 महीना आगे लेके जाएंगे। ये एक असेसमेंट है, एक रफ असेसमेंट है कि तुम्हारा एग्जाम 1 महीना आगे जाएगा। बेटा अभी फिक्स टाइम टेबल पे जो है ना हम जा रहे हैं, बस हम थोड़ा सा ये एक फेज निकाल लें,
ताकि जो है वो रिजल्ट जो है वो होपफुली वक्त पे आ जाए, रिजल्ट होपफुली वक्त पे आएगा। मैक्सिमम अगर डिले हुआ भी 3-4 दिन का होगा, क्योंकि आई कैप के एग्जाम वाले तो लगे हुए काम कर रहे हैं। आर्टिकलशिप पे असर ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि आपका लेट आर्टिकल स्टार्ट होगा, आर्टिकल लेट स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है। अब देखो यार, ये एक मतलब ऐसा सिनेरियो जिसमें किसी का कोई वो नहीं है, कसूर नहीं है ना। अच्छा, जो मार्च का एफसी का एग्जाम है वो जैसे भी हालात अच्छे होते हैं ना, तो जून के एंड पे शायद हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का एक साथ हो जाएगा, जून वालों का और मार्च वालों का, दोनों का एक साथ ही होगा एग्जाम, ठीक है ना। तो फिर वो बिल्कुल सितंबर के अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं उसमें। सारी सारी चीज़ों पे बात करते हैं, फराज, उस्मान, साद, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। इस तरह हम अल्लाह का नाम लेकर जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। कर लें अल्लाह का नाम लेकर सेशन स्टार्ट। चलो जी सर, हम अल्लाह का नाम लेके जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपको आपकी स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन नजर आ रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के नाम से, नजर आ रही है सर ये प्रेजेंटेशन आपको? तमाम लोगों को मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? बिल्कुल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले जो है वो अल्लाह का नाम लेके जो है वो हम एक सूरा की तिलावत करते हैं और अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और सबसे पहले सर सब्जेक्ट के बारे में बात करूं। सर देखिए, ये रिपोर्टिंग का जो है वो एक सेकंड लास्ट पेपर है आपका, मतलब इसके बाद आपको एक ही पेपर देना है रिपोर्टिंग का, वो आपने देना है एफएफआर का पेपर, ठीक है जी। तो एक चीज ध्यान में रखना कि सर, जितनी अच्छी बेस तुम्हारी इस सब्जेक्ट की बनी होगी, आगे फाइनल में इस पे आगे काम होगा, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना कि सर ये एक कोर सब्जेक्ट है। फिर सर सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो आप ऑडिट का पेपर दोगे अभी थोड़े टाइम में, तो ऑडिट के लिए ये जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो अच्छी हो, ठीक है ना। तो या तो आपने FR2 जो है वो ऑडिट से पहले पढ़ा हो, या एटलीस्ट ऑडिट के साथ साथ आप पढ़ रहे हो, ये जरूरी है, ठीक है जी। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सर ये सब्जेक्ट आपके ऑडिट के पेपर को भी सप्लीमेंट करेगा, और फिर आगे के लिए एक लॉन्चिंग पैड बनेगा मॉड्यूल ई में, यानी CFAP में। जब तुम आके FFR का पेपर दोगे, एडवांस रिपोर्टिंग का पेपर दोगे, तो सर बुनियाद यहीं से बनेगी, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं सर, ये वो बेस पेपर है जिसकी बेसिस पे आगे पूरा अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर आपका खड़ा होना है, ठीक है जी। और सही मायनों में सर ये पहला पेपर है जो तुम अब दोगे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जिसमें ठीक ठाक डिटेल है, ठीक ठाक टेक्निकलिटीज हैं। तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पेपर थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी सर, ये हमारे पास सीक्वल में जो है वो थर्ड पेपर है। आप इंट्रो का पेपर देख चुके हो, आप FAR1 का पेपर देख चुके हो, अब आप FAR2 का पेपर दे रहे हो। ये आपका इफेक्टिवली अकाउंटिंग का तीसरा पेपर है, ठीक है जी। सर मैं इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ हाईली टेक्निकल, ठीक है जी। और ये दो चीजों को देख के मैं कर रहा हूँ, एक इसके कोर्स को देख के, और दूसरा सर मैं इसके करंट एग्जाम पेपर्स को देख के बात कर रहा हूँ,
ठीक है जी। सर जो करंट एग्जाम पेपर्स हैं, जो भी एग्जामिनर ये पेपर बना रहा है, सैयद आवाज आ रही है तुम्हें? सर जो भी ये बंदा पेपर बना रहा है ना सर, वो बड़ी ही क्लास के पेपर्स बना रहा है, कॉन्सेप्चुअल पेपर्स बना रहा है, ठीक है ना। यानी सर ये नहीं कर रहा वो कि यार एक सवाल का पैटर्न है, सेट है, डेप्रिसिएशन एक तरीके से पूछा जा रहा है। नहीं सर, आप अगर सवाल उठा के देखें तो सर जो जिस स्टैंडर्ड पे लोग मतलब बेट लगा के गए कि यार ये स्टैंडर्ड जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उस पर थ्योरी का सवाल आ गया, ठीक है ना। जिस स्टैंडर्ड पे लोगों ने बेट लगाया कि जी ये चीज इस तरह आएगी, उससे बिल्कुल अलग अंदाज से उससे पूछ ले। तो जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, पेपर का पैटर्न बड़ा वर्सेटाइल है, ठीक है ना, बड़ा वर्सेटाइल पेपर होगा। आप जाओगे पेपर देने के लिए, आपको वहीं पता चलेगा एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, आपको मुश्किल पड़ेगी इस पेपर के लिए, ठीक है जी। तो दिमाग हाजिर रखना, और क्लास के अंदर जितनी चीजें हों, ये वीडियो लेक्चर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। इवन जब हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दें, ताकि आपको बाद में जो है वो एक रेफरेंस के तौर पर काम आ सके, ठीक है जी। तो सर ये दिमाग में रखिएगा कि इसका करंट एग्जाम पेपर का जो पैटर्न है वो बड़ा वर्सेटाइल है, पुराने पेपर्स की तरह नहीं है, ठीक है जी। अच्छा सर, ये आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर इन द सेंस ये कि सैटरडे वाले दिन ये पेपर होगा, और याद रखना इसके साथ लॉ क्लैश करता है, ठीक है जी। लॉ का पेपर शाम में होता है, तो इसका पेपर सुबह में होता है। तो जो बंदा लॉ का पेपर दे रहा है वो ये पेपर, फिर उसके लिए जो है वो सजेशन ये होगी कि ये पेपर अगर उसके पास और कोई चारा नहीं है तो फिर मतलब साथ दे दे, नहीं तो अगर मतलब उसको अगली अटेम्प्ट देनी है तो फिर इसको डेफर कर दे या लॉ को डेफर कर दे, ठीक है ना। ये लॉ और ये दोनों सुबह शाम पेपर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मैं आता हूँ सर जरा कोर्स के ऊपर। सर इसके कोर्स के ना 3 सेगमेंट्स हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सेगमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना कि इसका कोर्स लंबा चौड़ा नहीं है, नॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बट द डेविल लाइज इन डिटेल्स, ठीक है जी। तो ज्यादा नहीं है टॉपिक, बहुत कम टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत कम टॉपिक्स हैं। आज अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं कि यार ये 8 टॉपिक्स हैं जो पेपर में आएंगे, ठीक है ना, ये 8 टॉपिक्स में तुम्हें आज बता देता हूँ, ये मेरा गेस्ट पेपर है, आज फेसबुक पर डाल देते हैं हम हीरो बनने के लिए कि भाई 8 टॉपिक्स हैं, देखना इसमें। मैं आपको शर्तिया बता रहा हूँ सर, इसके अंदर से 6 तो लाजमी टेस्ट होंगे, ठीक है ना। लास्ट अटेम्प्ट में सर हमारे कोर्स में टोटल को 12-13 टॉपिक्स हैं। लास्ट अटेम्प्ट में सर सारे के सारे टेस्ट हुए, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक इज लेफ्ट अनटेस्टेड। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो अनटेस्टेड छूटा हो, सारे टेस्ट हुए, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो अनटेस्टेड छूटा हो, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं कि सर एग्जामिनर के पास 2 नंबर सवाल, 2 नंबर का सवाल पूछने की भी जगह है, 20 नंबर का सवाल पूछने की भी जगह है। तो ये दिमाग में रखना कि सर सवाल सारे मतलब स्टैंडर्ड सारे टेस्ट होंगे, सिलेक्टेड स्टडी करके नहीं जाओगे। इवन अगर यार एक टुच्चा सा स्टैंडर्ड भी छोड़ा ना तो कम से कम 2 मार्क्स तो लूज करोगे उसके अंदर, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब जो टॉपिक सारे हैं वो साथ साथ लिखेंगे भी आप लोग, ठीक है, ताकि आपके पास से कोर्स की डिटेल पढ़ी हो कि हमारे कोर्स में है क्या क्या। सर सबसे पहले जो एरिया है सर कोर्स का, वो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये 25 से 35 मार्क्स का एरिया है, 25 से 35 मार्क्स का। सर पिछली जितनी अटेम्प्ट्स आप उठाओगे, जितने अटेम्प्ट्स आप उठाओगे, कभी भी आप इसमें ये नहीं लिखोगे कि 25 मार्क्स टेस्ट हुए हो। 25 मार्क्स से ज्यादा ही टेस्ट हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, 25 मार्क्स से ज्यादा ही टेस्ट हुए हैं। और जनरली सर ये हाईएस्ट लिमिट को हिट किया, 35 नंबर हाईएस्ट लिमिट हिट हुआ है अक्सर। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आप सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू विवेक, थैंक यू हुदैत, सुमान, थैंक यू। चले जी सर, फिर हमारे पास जो है वो कोई मसला नहीं हसन, वो सेट हो जाएगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, अब्दुल अब्दुल रशीद क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल क्लियर आ रही है तुम्हें आवाज? ठीक है, ये थोड़ा सा यार देखो सीधी बात है, पैकेज का इशू आएगा, तुम लोगों को जो है वो एक रीजनेबल इंटरनेट पैकेज लगवाना पड़ेगा, ताकि जो है वो तुम लोग ये सारी ऑनलाइन क्लासेस इसको इस तरह देख लो कि तुम्हारी ट्रैवलिंग कॉस्ट सेव हो रही है, तो वो यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ठीक है जी। अच्छा सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 25 से 35 मार्क्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर 25 से 35 मार्क्स से 25 कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, 25 कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, 25 से ज्यादा ही टेस्ट हुए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज याद रखना सर, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, नो होल्ड्स बार्ड, ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। सर इसके अंदर 3 एरियाज है, 3 टॉपिक्स है सर जो इसमें टेस्ट होने। एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है जी, जिसका लाजमी सवाल आना है, लाजमी सवाल आना है, ठीक है जी, लाजमी सवाल आना है। सर इन 2 एरियाज में से अक्सर व बेशतर एक एरिया टेस्ट हो जाता है, तो इससे सर लगभग 2 सवाल बनने,
ठीक है जी, इससे लगभग 2 सवाल बनने हैं। मैं आपको अभी बता दूं, दिस इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर पेपर, 25 से 35% ऑफ योर पेपर। ठीक है जी, ये अगर आता है बहुत अच्छे तरीके से यू आर इन, और अगर नहीं आता मैं आपको बताऊं कर्टन्स फॉर यू। ठीक है ना, इश्यूज होंगे तुम्हारे लिए, इस पे बहुत अच्छे तरीके से हाथ साफ करना है। अनफॉर्चुनेटली सर ये सबसे आखिर में लोग पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है जी, ये आखिर में पढ़ने वाली चीज ही नहीं है यार। ठीक है ना, 35 नंबर के लिए तुम आखिर में चीजें पढ़ोगे तो मसला होगा। तो ये तुमने अपने पास नोट करते जाओ, ये 3 टॉपिक्स हैं, इसकी वेटेज है 25 से 35 मार्क्स। ठीक है जी, नोट करते जाओ शाबाश, स्पीड में। बेटा बिल्कुल एसओसी आई, ये तुम्हारे उसमें है कोर्स में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो इसके अंदर आएगा तुम्हारे पास। आइए सेट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तुमने FR1 में भी पढ़ा है, FR2 में तुम इसको एरर्स के साथ पढ़ोगे। ठीक है ना, यानी पिछले सालों की एरर्स होंगी उसके साथ आप पढ़ोगे उसको। तो ये तीनों तुम्हारे कोर्स में। सर कैश फ्लो नहीं है तुम्हारे कोर्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारे कोर्स में, इनकम स्टेटमेंट तुम्हारे कोर्स में, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तीनों तुम्हारे कोर्स में। लिख लिया दोस्त? डन हो गया मेरे बच्चों? बता रहा हूँ शहरों, सब बता रहा हूँ। फराज रुबाब बढ़ जाए बेटा, आगे हम चलिए जी। सर हमारे पास सेकंड एरिया नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स का मतलब है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। सर ये है 30 से 40 मार्क्स। अमेजिंगली सर ये एक ऐसा एरिया है जो कंपैरेटिवली रीजनेबल है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, रीजनेबल है, मार्क्स इसमें से निकलेंगे सर, मार्क्स आपने यहाँ से गेन करने हैं। ठीक है जी, ये मार्क्स के लिहाज से सर एक एनरिच्ड एरिया है जिससे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है जी सर, इससे 30 से 40 नंबर आने, और 30 से 40 नंबर के लिए आपके पास सर टॉपिक्स नॉन करंट एसेट्स में ये होंगे सर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है सर आपके पास, लीजेज हैं। ठीक है जी, IFRS 16 है, इसमें इंटेंजिबल्स है। इंटेंजिबल का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, IS 38। इसके साथ एक और छोटा स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं SIC 32। ठीक है जी, ये जब स्टैंडर्ड तुम्हें पढ़ाया जाएगा तुम्हें बताया जाएगा कि SIC क्या होता है सर। ठीक है जी, एक मेन स्टैंडर्ड होता है, एक छोटा स्टैंडर्ड होता है। ये छोटा स्टैंडर्ड है, छोटे स्टैंडर्ड की जरूरत ये वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम बेटा। ठीक है जी सर, फिर हमारे पास जो है वो IS 41 है, एग्रीकल्चर। ठीक है जी, इसमें आप पढ़ोगे सर भेड़ बकरियां, कुत्ते बिल्ले, दरख्त, पौधे। ठीक है जी, ये इनको किस तरह अकाउंट फॉर किया जाता है अगर हम उनको पाल रहे हैं बेचने के लिए या मजीद कुत्ते पैदा करने के लिए। ठीक है जी, इसमें सर वायरस भी आते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये नोट करते हैं सर, शाबाश। सर इस प्रेजेंटेशन का मकसद हम पहले डिसाइड कर लें हमारे पास कोर्स है कितना ना, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। एग्रीकल्चर, यस सर। SIC बेटा एक छोटा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, एक छोटा स्टैंडर्ड होता है जिसमें मतलब बड़े स्टैंडर्ड, बड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता, एक छोटा स्टैंडर्ड होता है, एक ट्रांजैक्शन पे होता है। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बनाया गया होता है। क्यों बनाते हैं, जरूरत क्या पेश आती है वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है, SIC stands for Standing Interpretation Committee, Minutes of Standing Interpretation Committee। जी जनाब, बड़े जनाब, SIC stands for Standing Interpretation Committee। चलो मैं इसको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि तुम लोगों को जो है ना वो पता चल जाए। इसके टोटल मार्क्स है बेटा 30 से 40। ठीक है ना, इस 4 स्टैंडर्ड से सब पे सवाल बनेगा, एक भी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होगा जिसपे सवाल नहीं है। लास्ट टाइम सर इस पे सवाल आया, लास्ट टाइम इस पे भी सवाल आया, लास्ट टाइम इस पे भी सवाल आया, लास्ट टाइम इस पे भी सवाल आया, सब पे सवाल आएंगे, सब पे आएंगे सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, FAR2 के पेपर में हीरो बनना बहुत आसान है।
आप जाके फेसबुक पे ये लिख दो मेरी तरफ से ये 6 टॉपिक्स हैं जो टेस्ट होंगे पेपर में, 6 के 6 टेस्ट हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है ना। एक एरिया भी ऐसा नहीं होगा जो एग्जामिनर अनटेस्टेड छोड़ दे। अच्छा जी, मैं जरा एसआईसी के बारे में बता दूं सर। देखें, एक हमारा होता है मेन स्टैंडर्ड, ठीक है जी। मेन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास है IS 37, ठीक है। IS 37 में ये लिखा है कि आपको प्रोविजंस कैसे बनाने, ठीक है जी। आपको मिसाल के तौर पर अगर कोई लॉस हुआ है तो कोर्ट में केस चल रहा है तो प्रोविजन कैसे बनाना है, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में लिखा है, इम्पेयरमेंट कैसे बुक करनी है, प्रोविजंस के ऊपर एक स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक प्रोविजन आप बनाते हो, आपको याद होगा डीकमीशनिंग कॉस्ट के लिए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए, याद आ रहा है? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट याद है? साथ साथ में ना लिख के बताओ भी कि याद आ रहा है नहीं आ रहा है। जी जी सर याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है सर। डीकमीशनिंग कॉस्ट के एक प्रोविजन बनाते थे सर, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट क्रेडिट, ऐसा सर। देखा IS 37 में ये लिखा है कि प्रोविजनिंग फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट बनाओ, ये नहीं लिखा कि व्हाट इफ के बाद में इस डीकमीशनिंग कॉस्ट में अगर चेंजेस आ जाएं। से मिसाल के तौर पर कोई नया टेक्नोलॉजिकल मेथड हमने देखा जिससे डीकमीशनिंग कॉस्ट कम हो गई, तो उसके बारे में सर स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है। अब लोग जाते हैं सर ये मामला लेके किसके पास, IASB के पास, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सर इस बोर्ड के पास जाते हैं कि भाई ये इशू आया, ये तो आपके स्टैंडर्ड में लिखा हुआ ही नहीं है, इसका क्या करें हम। तो फिर सर IASB क्या करती है कि एक SIC इशू करती है, ठीक है जी। SIC स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे होता है जो स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं होती, ठीक है ना। तो SIC, इफ्रिक, SIC ये दो चीजें, ठीक है जी। SIC स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, ये उसके मिनट्स होते हैं सर, ठीक है ना। उनका एक डिसीजन होता है, कंक्लूजन होता है, कंसेंसस होता है एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे जो स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है, ठीक है सर। SIC 32 है आपके कोर्स में, एक SIC है बस, ठीक है जी। बढ़ जाएंगे दोस्त हम, ये नोट करते जा रहे हो, फारिग नहीं बैठे हो, कॉपी सामने रखी हुई है, क्लास चल रही है भाई। चले जी सर। तीसरा एरिया सर मेरे पास अदर IFRS, मतलब इसमें कुछ जनरल IFRS हैं सारे, ठीक है जी। और एथिक्स का एक एरिया है सर। एथिक्स का मतलब है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है वो कितना एथिकल होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब अपने जब रिपोर्ट्स बना रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी कितनी किस तरह रखनी है, किस तरह जो है वो एथिकल डिलेमा को बचाना है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट रहना है, इस तरह की चीजें जो आपने इसमें देखनी है सर। तीसरा जो एरिया है ना सर, ये भी कोई 25 से 35 मार्क्स का, ठीक है जी। 35 to 25 to 30 मार्क्स का सर ये एरिया, ठीक है जी। सर इसके अंदर है क्या हमारे पास, इसके अंदर सर ये 7 एरियाज है, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट रिपोर्टिंग बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, 2 से 2.5 क्लासेस का सर। ये एक ही स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, दोनों की ट्रीटमेंट एक ही है, एक ही जैसे ही, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में सर 2 क्लासेस का स्टैंडर्ड है, ये शायद 4 क्लासेस की चीजें हैं सर। चेंजेस इन डीकमीशनिंग कॉस्ट हमारे पास सर 2 क्लासेस की मार है सर। हमारे पास जो इनकम टैक्स है ये लंबा चलेगा, IS 21 थोड़ा लंबा चलेगा। कोड ऑफ एथिक्स सर आपके पास 1 क्लास की मार है। अब देखें यार, इसमें मैं फिर बता दूं कोर्स इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। FAR2 का कोर्स इतना बड़ा नहीं है। मसला ये है कि सर इसमें एक एक टॉपिक में इतनी डिटेल है कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग एक बहुत छोटा टॉपिक है सर। प्रोविजंस और ये IS 1037 बहुत छोटे टॉपिक्स हैं। चेंजेस इन डीकमीशनिंग कॉस्ट एक छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। बड़ा टॉपिक इसके अंदर सर ये है और बड़ा टॉपिक इसके अंदर ये है सर, बाकी छोटे टॉपिक्स हैं, नोट कर लें सर इसको भी। इतने सारे हैं, 7, 4 और 3 14 टॉपिक्स हैं, लेकिन 14 में से बेटा कुछ तो बहुत ही छोड़ने। सेगमेंट रिपोर्टिंग 1.5 क्लास का। इफ्रिक 1 को मैंने इज्जत दी, यहाँ लिखा है मैंने, चेंजेस इन डीकमीशनिंग कॉस्ट। जनाब बढ़ जाए आगे। फॉरेन करेंसी IS 21 है बिल्कुल। रुका हूं मेरे सुकून जिसको कॉपी करो।
जनाब अली, बढ़ जाए सर। इफ्रिक बेटा एसआईसी का नया नाम है, इफ्रिक एसआईसी का नया नाम है। इफ्रिक इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है जी। ये भी एक छोटा स्टैंडर्ड है, मुकम्मल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। डीकमीशनिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट याद आ रहा है ना, जो एफएआर 1 में पढ़ा था। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जी जनाब, बढ़ जाए मेरे बच्चों आगे। डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं पढ़ा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं पढ़ा, याद आ रहा है ना प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट यार, पीपी में जो पढ़ा था। बिल्कुल हेल्पफुल है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। चलो जी, इतना नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही कह रहे हो अदनान, बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई मसला नहीं, ऐसा यहाँ पढ़ेंगे हम उसको। चलो जी उस्मान, बढ़ जाएंगे। चलो जी सर, मेरे पास अब देखो सर, जरा सा ना एक थोड़ी सी चीज, एक मंजन, एक चूरन जो है ना, वो अल्लाह के वास्ते हमने बंद करना है, ठीक है। जरा सा इसको जरा तरीके से समझ लेना, ठीक है। देखो सर, इस सब्जेक्ट में एक बुनियाद बनेगी, ठीक है ना। जब आप से मिसाल के तौर पर जाते हो ना कोई आलिम का कोर्स करने के लिए, ठीक है ना, तो आलिम का कोर्स करने के लिए वो शुरू के 1 साल आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अकायद पे बात होती है, बेसिक अकायद पे, अल्लाह एक है, अल्लाह के आखिरी नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। और मतलब बेसिक रिसालत पे और तौहीद के ऊपर बात होती है। फिर उसके बाद फिकही मसाइल के ऊपर बात होती है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर वो तौहीद के मसाइल में बंदा नहीं सही समझ पाएगा ना, तो फिकही मसाइल का तो बेड़ा गर्क कर देगा। सर सेम इज द केस विद FAR 2। लोग यहाँ पर ना याद करते हैं चीजें यार, याद करते हैं। बेटा मैं आपको 2 स्टेटमेंट बना के दूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तीसरा स्टेटमेंट बन जाएगा 1 2 3, 1 2 3, इस तरह ये नहीं होगा, ठीक है ना। आपको टेक्निकल सिनेरियोज दिए जाएंगे, हर सिनेरियो में डिफरेंट चीजें होंगी, और आपको असेस करना पड़ेगा कि ये सिनेरियो किस स्टैंडर्ड में फॉल करता है, और जिस स्टैंडर्ड में फॉल करता है सर उसके हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो खुदा के वास्ते ये एक ठीक ठाक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मेरी इल्तिजा तुमसे ये रहेगी, मेरी इल्तिजा ये रहेगी कि यार कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ध्यान देना। प्रैक्टिस तुमने बेशक बहुत सारी करनी है, लेकिन एक चूरन, एक मसाला, वो क्या है सर, पास पेपर्स करके जाने। सर पास पेपर सारे करो, लेकिन इस नियत से नहीं करोगे, इसी मतलब सवाल उठ के आएगा लास्ट अटेम्प्ट में। एक सिंगल सवाल अगर किसी का बाप भी मुझे बता देना कि पास पेपर जैसा आया है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। पास पेपर्स आप इस नियत से करो कि यार जैसे ICAP के एग्जामिनर ने पास पे पूछे हैं पेपर्स, तो मैं उनको अटेम्प्ट करूं तो किस तरह। अच्छा दूसरी बात सर, 2 अटेम्प्ट से कोर्स तब्दील हुआ है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसपे नीचे पास पेपर्स ही नहीं है, आपको फाइनल के पास पेपर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको फिर बता दूं, लास्ट 35 अटेम्प्ट के पास पेपर्स क्लास में, यार बकवास बात है। स्टैंडर्ड्स हैव सिग्निफिकेंटली बीन चेंज इन द लास्ट 4 years, और आपका कोर्स लास्ट 2 अटेम्प्ट में सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। खुदा के वास्ते जितनी क्लास में चीजें तुम्हें दी जाएंगी, जितना तुम्हें हिसाब किताब करवाया जाएगा, सीए फाइनल के पेपर से करवाया जाएगा, ठीक है ना, तुम्हें अपने बनाए हुए सवाल दिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं और मेरे साथ आकाश है, आकाश जो है वो एक इंतहाई मेहनती बंदा है, तुम उसके सवालात देखोगे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है जी। तो खुदा के वास्ते तैयारी करनी है सर, इसका परफेक्ट रेफरेंस बुक हमने बना ली है, ठीक है ना। अब तुम्हें एक किताब मिलेगी, ठीक है ना, जिसमें सारे IFRS कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग ऑल पास पेपर्स, ऑल IFRS आर कवर्ड, ठीक है जी, इंक्लूडिंग द रेलेवेंट पास पेपर्स ऑफ CA फाइनल, ठीक है। अच्छा खुदा के वास्ते ना सारे सवालों का ना एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मत बनाना, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मत बनाना। क्या मतलब सर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ना बनाओ? सर जैसे हम सिंगल एंट्री में पढ़ देते ना कि यार सेल्स का अकाउंट बनाओ, ठीक है ना, उससे रिसीवेबल की फिगर निकलेगी, रिसीवेबल के फिगर को लेके जाओ, रिसीवेबल के अकाउंट में, वहां से कैश निकलेगा, कैश को लेके जाओ बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट में,
वहां से तुम्हें एक्सपेंसेस की डिटेल मिलेगी, वो लेके जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहाँ हर केस अलग होगा। आपसे पूछा जाएगा एक कंपनी ने एक एसेट लीज पे लिया है, ठीक है जी, उस लीज पे एसेट लिया गया है, जो एसेट लीज पे लिया गया है, सर पहले डिसाइड करें उस लीज की क्लासिफिकेशन क्या होगी। सिनेरियो आपको दिया जाएगा, फिर वो कहेगा दरमियान में, साल के दौरान आके, दरमियान में आके एसेट इंपेयर हो चुका है, अब बताएं करें इसकी अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो मेरी इल्तिजा ये है प्यारे भाई कि कॉन्सेप्ट सारे अच्छे तरीके से लेना और बार बार इन वीडियोस को देखना, बार बार इन वीडियोस को देखना जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कोई कॉलेज आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बाकायदा। हर क्लास के एंड पे विल बी प्रोवाइडेड विद अ वीडियो, ठीक है, ताकि आप उसको आसान आराम से जो है वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है जी। ये याद रखना सर, मेरे पास मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, प्रैक्टिस हमारा काम है आपको कराना। यू विल नॉट फाइंड अस अ स्टेप बैक कि हम आपको जो है वो चीजें कम करा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हर लिहाज से आपको चीजें पक्की कराई जाएंगी। इस चूरन में नहीं कि मैंने सिर्फ पास पेपर, सर पास पेपर्स आप सारे फाइनल के करें जो रेलेवेंट पास पेपर्स, ठीक है जी। ओपन बुक पॉलिसी के अंदर आप स्टैंडर्ड लेके जाओगे, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड आपको क्लास में रीड करना सिखा देंगे हम, ठीक है जी। पहले इनिशियली जो है वो हम काम करेंगे बगैर स्टैंडर्ड्स के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको जो है वो हम स्टैंडर्ड्स भी दिखा देंगे ताकि आपको एक रीजनेबल जो है वो तसल्ली हो जाए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं सर, थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ये मेरा 15वां साल है पढ़ाते हुए, ठीक है ना, और मेरी इल्तिजा है कि यार थोड़ा सा ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा चीजों के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। पास रिजल्ट्स में आप देखें लड़के परेशान हैं और लड़कियां जो है वो रो रही हैं, और सर लड़कियां खुश हैं, ठीक है, लड़के की जो है ना वो बेड़ा गर्क हुआ, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा है कि रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहे सर, रिजल्ट हिस्टोरिकली 19% भी रहा है, 18% भी रहा है, लेकिन आपके लिए ना बड़ी खुशाइन बात यह है कि ये 3 रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना, और लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट इसमें शामिल नहीं है, वो तकरीबन कोई 43-44% था, ठीक है ना, ये आपके लिए बड़ी खुशाइन बात है। और इसका रीजन मैं आपको बताऊं सर, इसका रीजन ये है कि यार एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है सर। जो भी एग्जामिनर है जिसने पैटर्न चेंज किया है, यानी आईकैप के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने पैटर्न चेंज किया है, उसमें एक अच्छी बात ये की है कि पेपर ना 100 नंबर का नहीं होता सर। लेकिन पेपर में तो 100 नंबर ही होते हैं। नहीं बेटा, पेपर में 100 नंबर नहीं होते हैं, पेपर में नजर 100 नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है ना, पेपर में 100 नंबर नजर आ रहे होते हैं, होते नहीं है 100 नंबर, ठीक है जी। पेपर में 100 नंबर से ज्यादा होते हैं। पेपर सर कम से कम कोई 115 मार्क्स का होता है। क्या मतलब सर, मिसाल के तौर पर आपने अगर एक कंसोलिडेशन का सवाल उठाया, उस पर मार्क्स लिखे हैं 25, उसके अंदर अवेलेबल मार्क्स होंगे सर 29 के करीब, यानी इवन अगर आपने गलतियां भी कर दी तो भी आपको 25 पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो भी आपको 25 पूरे मिल जाएंगे। लेकिन सर बाज़ औक़ात ये होता है कि यार आपने पूरा सही किया तो 29 नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 मिलने। तो इससे फायदा ये होता है कि सर 115 नंबर ज्यादा नंबर रखने से कि यार 50 नंबर लेना आसान हो जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग ये सेटअप देख रहे हैं, ठीक है ना। आईकैप में अकाउंटिंग के हिसाब से तो मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं जो सेटअप देखते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला आपको इस पे एक बड़ा अच्छा वो रहेगा, जो तैयारी करके जाएगा वो फेल नहीं हो, ठीक है ना सर। फिर मैं आपको बताऊंगा सर, कॉन्सेप्ट्स 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 बेस ही होगी आपकी। इसको पक्का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस के बाद उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली। सर जब तक ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, आपको हर क्लास के एंड पे मैं एक क्विज दिया करूंगा सर। उस क्विज में एक सवाल होगा और आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है ना, एक सवाल होगा, आपने ईमानदारी से बैठ के उसको सॉल्व करना होगा। और फिर सर हमारा एक ग्रुप बनेगा, क्लास का ग्रुप, अभी तो व्हाट्सएप पे सब अगर वगैरह सब आए हुए ना, तो ग्रुप बनेगा हमारा क्लास का भी, ठीक है ना, एक आध दिन में हम क्लास का ग्रुप बना देंगे। उस क्लास के ग्रुप में मैं इसका सर सोल्यूशन शेयर किया करूंगा, और आप अपना बनाया हुआ सोल्यूशन मुझसे शेयर करोगे जो आपने किया, ठीक है ना, ताकि मैं देख सकूं कि यार काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और अल्लाह के वास्ते यार देखो, ठीक है एग्जाम डिले हो रहे हैं, लेकिन अपना वक्त जो है वो इस्तेमाल करो तरीके से, ठीक है जी। तो सर हमारे पास ये थी प्रेजेंटेशन, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, ताकि फिर हम आगे बढ़ जाए सर। किसी का कोई सवाल है तो बता दो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं सर। सर आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है दोस्त, वीडियो कब से आएगी सर? लाइव में, लाइव ही आ रहा है बेटा ये तो। सुनाए आप में थोड़ा सा
है सर। अच्छा देखो, इसमें एक चीज नोट कर लो, इसमें जो है ना वो कोर्स के जितना एरिया वो मैंने और आकाश ने मिलकर पढ़ाना है, ठीक है ना। मेरा फेस नजर नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है बेटा, वो छोड़ दो, वो इशू नहीं है, ठीक है ना। आप दोनों से भी क्लासेस लेना शुरू करेंगे तो थोड़े टाइम में आप ये कंक्लूड करेंगे कि यार सर आकाश जो है वो मतलब ही इज एन अमेजिंग टीचर, ठीक है ना। आप बेफिक्र हो इस चीज से, आप नजर नहीं आ रहे छोड़ दे बेटा, मैं नजर आऊं या नहीं आऊं, मेरा बोर्ड नजर आ रहा है ना, वो सही है बस। बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, बिल्कुल अपलोड होगी फजान, बिल्कुल अपलोड होगी। बोर्ड आ रहा है ना मेरे बच्चों, स्टार्ट करें सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम सर, स्टार्ट करें अपना पहला टॉपिक IAS 21, ठीक है जी। IAS 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। नजर आ रहा है दोस्त ये सबको? मतलब FR2 के एग्जाम में FR1 का कुछ भी पूछ सकता है सर, FAR1 की चीजें बिल्कुल पूछ सकता है। हमें क्विक रिवीजन रखेंगे एंड में FAR1 की चीजों का, ताकि आपको चीजें याद रहें। सर मैक्सिमम जो है वो 35 नंबर उसने इसलिए रखे हैं यार। देखो एक लॉजिक सुनो, उसकी लॉजिक क्या है, वो पूछता नहीं है लास्ट टाइम में भी कुछ नहीं पूछा ऐसी चीज, ठीक है ना। वो करता क्या, कंसोलिडेशन का एक सवाल बनाता है, उसमें उसको IAS 2 की एडजस्टमेंट भी डालनी होती है, IAS 16 की एडजस्टमेंट भी डालनी होती है, IFRS 15 की एडजस्टमेंट भी डालनी होती है, ठीक है ना। क्योंकि कंसोलिडेशन का सवाल एक एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है जिसमें फाइनल अकाउंट्स पूछता है वो। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स की लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। जो बच्चा कराची से नहीं है यार, हम लोग जो है वो इवन जब फिजिकल क्लासेस पे भी चले जाएंगे तो भी मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने सेशन को रिकॉर्ड करें और आपको रिकॉर्डेड सेशंस दें, ठीक है जी। काउंटिंग, काउंटिंग किस चीज की मेरे बच्चे? अच्छा चलो ठीक है, IAS 21 सही है, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं आप। अच्छा जी, बढ़ जाए सर आगे हम। सर हमारे पास IAS 21 है, ये एक रीजनेबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, और ये चलेगा हमारा तकरीबन 4 से 5 क्लासेस के अंदर। IAS 21 है क्या सर? उससे पहले सर IAS 21 ये है कि सर हमारे पास एक करेंसी है, हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी, ठीक है जी। कौन सी करेंसी? प्रेजेंटेशन करेंसी, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है जी। ओके मेरे बच्चे, ओके, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर सर पाकिस्तान की सारी कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं PKR में, ठीक है जी। क्यों रिक्वायरमेंट है सर PKR में बनाने की, ठीक है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर सर एक पाकिस्तानी कंपनी से मिसाल के तौर पर चाइना से मास्क मंगवाती है, और ये मास्क हम मंगवाते हैं सर कोई 20,000 US डॉलर्स में। अब ये करेंसी सर मेरे लिए एक यूनिक करेंसी है, क्योंकि मैं अपने अकाउंट्स बनाता हूं किसमें? PKR में। और ये मेरे लिए एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मेरी लोकल करेंसी में या मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी में नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको सर मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। किस चीज में सर ट्रांसलेट करना पड़ेगा? अपनी लोकल करेंसी में सर मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब बताएं सर, अगर इसको मैं लोकल करेंसी में ट्रांसलेट करने जाता हूं तो मुझे रूल्स चाहिए, ठीक है ना, मुझे हिसाब किताब चाहिए कि किस हिसाब से मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। तो याद रखिएगा सर, ये पूरा स्टैंडर्ड इस चीज पे चलेगा, इस चीज पे चलेगा कि जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है जी, जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन है और जो फॉरेन करेंसी में बैलेंसेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है जी। ये पूरा स्टैंडर्ड इसके ऊपर चलेगा, ठीक है जी। तो सर व्हाट इज IAS 21 ऑल अबाउट? IAS 21 इज अबाउट कन्वर्टिंग द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस इनटू PKR, ताकि हम उसको प्रेजेंट कर सकें अपनी करेंसी के अंदर। अब ये नहीं हो सर हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो लोकल करेंसी में आ रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी में आ रही है, ये नहीं हो सकता। अकाउंट्स बनाएंगे हम एक ही करेंसी में, रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर, प्रेजेंटेशन करेंसी में, ठीक है जी। तो सर इसका मतलब है हमारे पास इफेक्टिवली दो करेंसीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पहली करेंसी क्या सर हमने डिस्कस की? पहली करेंसी हमने डिस्कस की सर मेरे पास प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी का क्या मतलब होता है सर? जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। दूसरी करेंसी मैंने क्या डिस्कस की सर? फॉरेन करेंसी सर। फॉरेन करेंसी का मतलब सर अदर देन प्रेजेंटेशन करेंसी, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है दिस विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है जी।
तो याद रखना सर, हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने किसमें, प्रेजेंटेशन करेंसी में। और सर अगर हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होगी तो सर हम IAS 21 की मदद लेंगे उस चीज को चेक करने में या रिकॉर्ड करने में कि इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है जी सर, मैं इधर रुक रहा हूँ, 2 ब्रीफ लाइनें अपने नोटबुक्स में लिख लो ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ जाए। शाबाश। जी जनाब, बढ़ जाए। याद रखना, एक करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी है, एक करेंसी फॉरेन करेंसी है। प्रेजेंटेशन करेंसी जिसमें हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। फॉरेन करेंसी अगर कोई ट्रांजैक्शन अदर देन प्रेजेंटेशन करेंसी होगी तो सब फॉरेन करेंसी मिलेगी। सर अगर मैं PKR में अकाउंट्स बनाता हूँ और मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ सर US डॉलर्स में, फॉरेन करेंसी है US डॉलर। सर मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ सर GBPs में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, ठीक है जी, फॉरेन करेंसी है मेरे लिए। सर एक ट्रांजैक्शन में करता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, फॉरेन करेंसी है मेरे लिए। सर एक ट्रांजैक्शन में करता हूँ अरब अमारात दरम्स में, फॉरेन करेंसी है मेरे लिए वो। सर मेरी अपनी करेंसी जो रुपीज है सर, वो मेरे लिए मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन करेंसी है। मैं उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होंगे वो तो सीधे सीधे रिकॉर्ड कर लूंगा। जो ट्रांजैक्शन अदर देन माय प्रेजेंटेशन करेंसी होगी, मुझे IAS 21 उठा के देखना पड़ेगा कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे अकाउंट फॉर्म करना है। ठीक है जी, बड़े दोस्त आगे। यस, बढ़ जाए मेरे बच्चों आगे। रिपीट कर दें। देखो याद रखो सर, एक प्रेजेंटेशन करेंसी है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। ठीक है, ये बाय लॉ आपको रिक्वायर्ड है कि आप पाकिस्तान में अगर काम कर रहे हो तो आपको PKR में अपने अकाउंट्स बनाने। ठीक है ना। और सर अगर मैं कोई करेंसी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करूं जो डॉलर्स में, तो याद रखना सर वो डॉलर की ट्रांजैक्शन मेरी करेंसी के मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे रिपोर्ट नहीं होगी डायरेक्ट। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन के लिए मुझे स्टैंडर्ड कौन सा बताया गया है, IAS 21। कैसे कन्वर्ट करना है, IAS 21 आपको बताएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो हसन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर बिल्कुल सही कह रहे हो खालिद, अगर सर USA की कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स डॉलर्स में बनाती है तो सर PKR उसके लिए फिर फॉरेन करेंसी है। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर सर, पाकिस्तान में एक कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है सर जो US में रिपोर्टिंग करती है। उसकी पेरेंट कंपनी USA में। ठीक है जी, उसकी पेरेंट कंपनी का मतलब है इस कंपनी की ओनर कंपनी वो USA में। ठीक है, अब यहाँ लोकली अकाउंट से PKR में बनाती है, लेकिन सर जब ये USA अपने अकाउंट्स बेचती है तो USA की पेरेंट कंपनी अपने अकाउंट्स में इन अकाउंट्स को मर्ज करती है, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। तो याद रखना सर, फिर ये USA की कंपनी इन अकाउंट्स को क्या ट्रीट करेगी, फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स। क्यों सर, USA वाली कंपनी के लिए कंसोलिडेशन करते वक्त ये PKR के अकाउंट्स बेकार है। क्यों, USA वाली कंपनी के लिए PKR एक फॉरेन करेंसी है, वो अपनी करेंसी कौन सी लेके चल रहा है, US डॉलर्स। ठीक है जी, तो ये याद रखना सर, आप जिस करेंसी में अकाउंट्स बनाते हो अदर देन दैट करेंसी अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो फॉरेन करेंसी है, चाहे वो कोई भी करेंसी हो। सर अगर एक पाकिस्तान में बैठ के कंपनी US डॉलर में अकाउंट्स बना रही है तो PKR की करेंसी उसके लिए सब फिर फॉरेन करेंसी बन जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो खालिद। बढ़ जाए उस्मान आगे। चलें जी सर, एक बात बताओ सर, मेरे पास सर ना 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स की डेट्स। ठीक है जी, ये वो वाली डेट्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है ना, ये की डेट्स हैं सर, खजूर वाली भी नहीं है बेटा। स्टैंडर्ड की मदद से हम फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो गुलाम मुस्तफा, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए सर, एक डेट होती है ट्रांजैक्शन डेट, एक डेट होती है सर सेटलमेंट डेट, और बाज औकात सर इन दोनों के दरमियान एक डेट आती है, वो होती है रिपोर्टिंग डेट। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ठीक है ना,
ये सर सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा, तरीके से इसको समझना। सर ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट का मतलब है सर जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्या मतलब सर? मिसाल के तौर पर सर मैंने परचेजेस की, अब बताओ मुझे परचेज को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? कब रिकॉर्ड करते हैं सर परचेज को? शाबाश, जल्दी बताओ कब रिकॉर्ड करते हैं परचेज को? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, कब रिकॉर्ड की जाती है परचेज? वाह जी, ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर, वेरी गुड सर। सर हम परचेज को रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। क्या ट्रांसफर हो जाता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सबके जवाब ऑलमोस्ट सही है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, मैं इसको टेक्निकल टर्म्स में देख रहा हूँ। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए सर, वो जनरली जब होता है जब आपको गुड्स मिल जाते हैं, बाजों का ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रखना सर, ट्रांजैक्शन डेट वो डेट है जिसपे गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो गए। ठीक है जी। सेटलमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन ट्रांजैक्शन को आपने क्लोज आउट करना है, यानी आपने इसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है। तो बताओ सर, अगर मैंने ट्रांजैक्शन की 15 जनवरी को, ठीक है जी, 15 जनवरी को मैंने ट्रांजैक्शन किया, आसानी के लिए मैं कह देता हूं 15 दिसंबर को ट्रांजैक्शन की मैंने, और मैंने कहा मैं पैसे पे करूंगा 15 जनवरी को, एक महीने बाद। तो बताएं सर, मैंने गुड्स कब खरीदी? 15 दिसंबर को। पैसे कब देने मैंने? 15 जनवरी को। तो जब पैसे दूंगा तो ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी। सेटल होगी तो सर मेरे पास वो डेट क्या है? 15 जनवरी की, ये मेरे पास सेटलमेंट डेट हो गई। 15 दिसंबर को मैंने ट्रांजैक्शन किया, ये मेरे पास ट्रांजैक्शन डेट है। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर, सेटलमेंट डेट पे मैं पेमेंट करूंगा। सर ये दरमियान में क्या है? सर अगर दरमियान में 31 दिसंबर आ जाए तो इसका मतलब है सर ट्रांजैक्शन हो चुकी है, सेटलमेंट नहीं हुई है। इस डेट पे आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगी। ठीक है जी। अब बताएं सर किन किन डेट्स पे अकाउंटिंग करनी है? सर मुझे अकाउंटिंग करनी है सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट पे और सेटलमेंट डेट पे। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के बीच में रिपोर्टिंग डेट आ गई तो मुझे उस पर भी अकाउंटिंग करना पड़ेगी। रिपोर्टिंग डेट वो डेट है जिस दिन हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। रिपोर्टिंग डेट वो डेट है जिस दिन हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, उसको नोट करो। ट्रांजैक्शन डेट वो डेट जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सेटलमेंट डेट वो डेट जिस दिन रिसीट और पेमेंट हो रही है। और सर अगर इन दोनों डेट्स के बीच में रिपोर्टिंग डेट आ जाए, वो डेट आ जाए जिस दिन आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, तो सर फिर आपको अकाउंटिंग करना पड़ती है। ठीक है जी, अपनी अकाउंटिंग करना पड़ेगी आपको। ठीक है जी। अब बना अकाउंटिंग किस किस डेट पे करनी है? सर मैंने अकाउंटिंग करनी है ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर। फिर सर पैसे कब देने? सेटलमेंट डेट पे देने, तो अकाउंटिंग उस दिन भी जाके करनी है। फिर सर अगर इन दो डेट्स के बीच में सेंटर में अगर रिपोर्टिंग डेट आ जाती है तो सर फिर आपको उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है। कैसे कैसे क्यों, थोड़ा सा आगे जवाब मिल रहा है तुम लोग। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो शेरोज, डिफरेंट रेट्स होगा उसी वजह से मसला आएगा। ठीक है जी। सर डॉलर का रेट इधर कुछ था, इधर कुछ हो गया, इधर कुछ हो गया, तो हमने इसी को अकाउंट फॉर करना है। रिपीट करने, ट्रांजैक्शन डेट वो डेट है बेटा जिस दिन आपको गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड मिले, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की है, परचेज किया है, तो सर परचेज रिकॉर्ड किस दिन करना है? जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो। सेल्स कब रिकॉर्ड करनी है? जिस दिन कंट्रोल आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी, सामने वाले को गुड्स डिलीवर करके आ जाओ। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन डेट वो डेट है जिसपे आपने अकाउंटिंग करनी है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है, परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है, सेल ऑफ गुड हो सकता है, परचेज ऑफ पीपी हो सकता है। वो डेट जिसपे आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ये ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है ना? वो डेट जिस दिन आपने उस ट्रांजैक्शन को सेटल कर दिया, पैसे दे दिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कैश पे गुड्स खरीदता हूँ तो सर उसकी ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट सेम है। सर अगर मैं क्रेडिट पे गुड्स खरीदता हूँ तो सर ट्रांजैक्शन डेट वो डेट होगी जिस दिन मैंने गुड्स खरीदे, और सर सेटलमेंट डेट वो डेट होगी जिस दिन मैंने पैसे पे किए। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फैल तो सर मल्टीपल स्टैंडर्ड सेटलमेंट डेट्स भी हो सकती हैं अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करने। बिल्कुल सही कह रहे हो अब्दुल राफिक, मल्टीपल सेटलमेंट डेट्स भी हो सकती हैं जनाब। बताएं सर हमने अभी तक क्या कवर किया सर? फयाज, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा आगे मिलता जाके।
अनीस और फयाज, तुम दोनों का सवाल सेम है, थोड़ा सा आगे जाके इसका जवाब मिल जाए। अगर रिपोर्टिंग डेट ना है तो सीधी सी बात है, फिर हमें ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट पर अकाउंटिंग करनी है। रिपोर्टिंग डेट जब रेलेवेंट होगी, जब इन दो के बीच में आएगी, ठीक है ना सर। अगर गुड्स की पेमेंट पहले दे दी तो सेटलमेंट डेट पहले आ जाएगी, ट्रांजैक्शन डेट बाद में आएगी, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन देखो रेलेवेंट बात क्या है, ये पहले हो, ये पहले हो, ये पहले हो, ये पहले हो, कोई मसला नहीं। इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन डेट पड़ेगी, सर रिपोर्टिंग डेट पड़ेगी, तो हमारे रिपोर्टिंग डेट रेलेवेंट होगी। सीक्वेंस ऑफ डेट्स कुछ भी हो सकती है, पहले पैसे हो सकते हैं, बाद में गुड्स हो सकती हैं, पहले गुड्स हो सकती हैं, बाद में पैसे हो सकते हैं, ठीक है जी। याद रखना अकाउंटिंग दो ही डेट्स पे करनी है, ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट। रेलेवेंट हमारे लिए रिपोर्टिंग डेट जब पड़ती है, जब इन दो डेट्स के बीच में फॉल करती है। सेटलमेंट डेट पे पेमेंट होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। रिपोर्टिंग डेट वो डेट है जिस दिन तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, इस डेट पे आपने अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है अकाउंटिंग, थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूं जनाब। बताया मैंने अभी तक क्या सर आपको, आपसे डिस्कस किया है। मैंने आपसे डिस्कस किया कि सर अगर एक पाकिस्तानी कंपनी अपने अकाउंट्स पीकेआर में बना रही है तो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी है। अगर वो डॉलर में कोई ट्रांजैक्शन करती है तो डॉलर में की गई ट्रांजैक्शन उसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे होगी, IAS 21 हमें बताएगा। सर हमारे लिए स्टैंडर्ड कहता है 3 डेट्स हैं जिसपे आपने अकाउंटिंग करनी है, जिसमें से 2 डेट्स की डेट्स हैं। एक डेट रेलेवेंट बनती है जब वो क्राइटेरिया मीट करती है। ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन आपने वो ट्रांजैक्शन की, गुड्स खरीदी, बेची, मशीन खरीदी, ट्रांजैक्शन डेट पे अकाउंटिंग करनी। सेटलमेंट डेट बाज़ औक़ात सर ट्रांजैक्शन का कैश लैग आगे जाके आ रहा होता है, तो सेटलमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन हमें पैसे रिसीव होते हैं, पैसे हम पे करते हैं। और इन दो डेट्स के बीच में अगर रिपोर्टिंग डेट आ जाए, यानी गुड्स खरीद लिए हैं, पैसे भी पे नहीं किए, सर गुड्स बेच दिए हैं, पैसे भी रिसीव नहीं हुए, तो सर फिर IAS 21 कहता है, 21 कहता है कि इस डेट पे आपने एक स्पेशल अकाउंटिंग करनी होगी, ठीक है ना। परचेज कैन इंक्लूड PP एज वेल। इस पे डिस्कस कर रहे हैं मोहम्मद हसन। बढ़ जाएंगे दोस्तों। अच्छा जी, कर लिया ना कॉपी। चलो जी, सर अपने पास हेडिंग डाल रहे हो आप, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है जी, और से बेटा अच्छे तरीके से एक चीज समझना है, ठीक है जी। सर क्वेश्चन कैसे करें, चैट ऑप्शन नहीं आ रहा। चैट ऑप्शन बेटा क्वेश्चन में यही पूछ लो ना क्वेश्चन, तो ये एक चीज नोट कर लो बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन में किसी दूसरे को नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जो पूछना है तुम लोग सुकून से पूछ सकते हो, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा तुम्हारे सवालों से, ठीक है ना। जो बाकी की टेक्नोलॉजी है उसमें जो सवाल पूछते हैं पूरी दुनिया को नजर आ रहा होता है। सुकून से सवाल पूछो, मैं ही सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। जी मेरे टूथपेस्ट में नमक है, और मैं और भी बताता हूँ कि नमक और कहाँ कहाँ पर है। रुको अभी। हाँ जी, बड़े दोस्त आ गए। चलो जी, अच्छा जी सर मेरे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड, सर स्टैंडर्ड कहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर होता है, इसके लिए आपको 4 केसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है जी। सुनिएगा दोस्त सर, मैं मिसाल के तौर पर सर एक सेलर हूँ, ठीक है जी। मैंने गुड्स बेचने, मैं मौजूद हूँ सर कराची में, ठीक है जी। और मैंने गुड्स बेचने सर श्रीलंका। श्रीलंका में हमारे भाई मौजूद हैं उदय डिसिल्वा, ठीक है जी। श्रीलंका में हमारे भाई मौजूद हैं उदय डिसिल्वा, ठीक है जी। बिल्कुल मिल रहे हैं क्वेश्चन बाद। अब उदय डिसिल्वा मौजूद है श्रीलंका में, ठीक है जी। अब सुनना जरा गौर से दोस्त, सर मैंने यहां से गुड्स भेजनी है। सर जैसे ही मैंने यहाँ से गुड्स भेजी ना, मैंने एक शिप के हवाले कर दी गुड्स, ठीक है जी। एक चार्टर्ड शिप के हवाले कर दी गुड्स। मैंने कहा भाई ये ले लो आप, और ये श्रीलंका आपने पहुंचानी है उदय डिसिल्वा भाई के पास, ठीक है जी। अब जरा गौर से सुनना सर, शिप को मैंने जब सामान हैंडओवर किया ना, तो मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब इस समंदर में सामान डूबे टूटे फूटे, सर श्रीलंका पहुंचे नहीं पहुंचे, कस्टम में रुक जाए, मेरा जिम्मा नहीं है, मेरा जिम्मा नहीं है, ठीक है जी।
मैंने गुड्स हैंडओवर कर दिए शिप को अपने पोर्ट पे, सेलर की पोर्ट पे मैंने गुड्स को हैंडओवर कर दिया। सर इसके आगे गुड्स टूटे फूटे समंदर में डूब जाएं, उदैत तक पहुंचे नहीं पहुंचे, कस्टम वाले रोक लें, निकाल के देखें इसमें तो चर सिर हुए, रोक लें, मेरा जिम्मा नहीं है सर। मुझे बताएं सर, मैंने सेलर ने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर किया, कहां ट्रांसफर किया, यहां पर या यहां पर? सर कहां पर? जैसे ही मैं ट्रांसफर, कराची में सर, जैसे कराची पोर्ट पे आप सर गुड्स हैंडओवर करेंगे, जैसे गुड्स हैंडओवर करोगे कराची पोर्ट पे, आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया। बताओ सर मैं आते ही क्या एंट्री पास करूं सर? अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट। उसी दिन हुदैर एंट्री अपने पास क्या पास करे? परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ये किस दिन एंट्री पास की हमने? सर जिस दिन मैंने गुड्स हैंडओवर किए। सर श्रीलंका पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा, मैंने 1 जनवरी को गुड्स भेजे, यहां तक पहुंचते पहुंचे 1 फेब हो जाएगी। सर याद रखना ये एंट्री 1 जनवरी को मैं भी पास करूंगा और 1 जनवरी को हुदैर भी पास करेगा। अच्छा मेरा बड़ा बेसिक सा एक सवाल है सर आपसे, बहुत बेसिक सा एक सवाल है, मुझे बताएं रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर हुए? गौर से सुनना बेटा, ये बार बार जगह जगह आएगा स्टैंडर्ड में, फिर फंसोगे तुम लोग इसके अंदर। बताएं रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ? शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। 1 जनवरी को ट्रांसफर हुआ, यानी सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हुआ। सेलर ने जैसे गुड्स हैंडओवर किए, सेलर के पोर्ट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं इस केस को नाम दे रहा हूं, इस केस को मैं नाम दे रहा हूं, इस केस को मैं नाम दे रहा हूं, दिमाग में रखिएगा, इस केस को मैं नाम दे रहा हूं फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड, आइंदा के बाद एग्जामिनर ये वर्ड यूज करे, फ्री ऑन बोर्ड। गुड्स आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है जी। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है सेलर ने जैसे ही गुड्स ट्रांसफर की शिप को, सेलर का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, सेलर को सेल की एंट्री पास कर लेनी चाहिए। सर बायर रिस्क एंड रिवॉर्ड यहीं पर अज्यूम कर लेगा सेलर के पोर्ट पे। ठीक है जी। बायर को अपने पोर्ट तक आने, गुड्स लाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे वो परचेज डेबिट कर देगा 1 जनवरी को। तो बताओ आइंदा के बाद अगर वर्ड तुम देखो एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, इसका मतलब क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ? कब ट्रांसफर हुआ? सेलर के पोर्ट पे, सेलर के पोर्ट पे। मुझे एक चीज ये बताओ सर, सुनना गौर से, जरा सुनना सर, मेरा बड़ा बेसिक सा एक सवाल है सर, मुझे बताएं सर, इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर हुआ सर? सेलर के पोर्ट पे। मुझे बताएं इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन पे करता है? कौन पे करता है सर? सर बायर पे करता है। इस पे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, दोनों कौन पे करता है? बायर पे करता है। कौन पे करता है? बायर पे करता है। सर मेरे पास कस्टम ड्यूटीज, ये सारी चीजें अपने पास नोट कर रहे हो तुम। कस्टम ड्यूटी कौन पे करता है? बायर पे करता है। बायर को कब रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल गया? सेलर के पोर्ट पे मिल गया, सेलर के पोर्ट पे मिल गया। रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन पे करेगा? बायर। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट कौन देखेगा? बायर। कस्टम ड्यूटी कौन देखेगा? बायर देखेगा। सेलर की जिम्मेदारी वहीं खत्म जहां उसने नेटी जेटी के ऊपर, ठीक है जी, केमाड़ी पे सर शिप के हवाले किया सामान, बोला भाई ले जाओ श्रीलंका, उधर डिसल्वा इंतजार कर रहा है, मेरा जिम्मा खत्म। ऐसा है सर, फ्री ऑन बोर्ड की चीजें याद रहेंगी। कहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है? सेलर के पोर्ट पे। इंश्योरेंस कौन पे करता है? इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, बायर। सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन पे करता है? बायर। सर कस्टम ड्यूटीज कौन पे करता है? बायर। ऐसा सर, ये केस 1 करके लिखे अपने पास सर, इसके रिवॉर्ड्स के अंदर। शाबाश 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 मेरे बच्चों, छे हाथ जल्दी से लाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, लिखो लिखो जल्दी जल्दी। जी जनाब। सर एक एग्जांपल दे दें केस 1 की। स्क्रीन नहीं चेक करें, स्क्रीन नीचे करें, ठीक है, नीचे कर दें। डेट्स के बाद RR
रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने शुरू किया इसके बाद सर। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि सर जैसे ही मैंने गुड्स हैंडओवर किया ना अपने पोर्ट पे ही, तो मैं फ्री हो चुका हूँ, मेरा जमा खत्म, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर सर पाकिस्तान से अगर कोई चीज से बाहर जा रही है, से मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर सर उसको जैसे शिप पे हैंडओवर करते हैं ना, चार्टर्ड शिप के हवाले करते हैं, इसके बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी खत्म। अब वो शिप जो है ना वो अगर समंदर में डूब जाए, तबाह हो जाए, ठीक है जी, कोई नेचुरल जो है वो कैटास्ट्रोफी आ जाए, तो सर ये याद रखना जो बायर है उसका जिम्मा है, सेलर का कोई जिम्मा नहीं है, सेलर जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ठीक है जी। Will company policy take precedence over the standard example if seller is incentivized? अभी देखो आगे चारों चीजें हो जाए ना अली उमर, तो तुम्हें मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चारों में से मतलब क्या होता है। चार केस में पहला केस अभी हुआ है, और फिर ये कंपनी की बार्गेनिंग पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करती है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर कर दें अली, खैर तुम अली उमर तुम्हारा सवाल थोड़ा सा पेंडिंग है, ठीक है ना। चारों केसेस हो जाए तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी की पॉलिसी, बिल्कुल कंपनी की पॉलिसी होती है। अभी आवाज आ रही है बेटा हमसे तुम्हें? आज ही आज 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 ये पे ही बेटे, सेलर फुल अमाउंट क्लेम नहीं करता, पे ही सर बायर करता है, बायर के चार्टर्ड शिप को हम हैंड ओवर करते हैं बेटा। चले आगे दोस्त। हाँ इसको दोबारा लॉग इन कर लो ना, बंद करके दोबारा लॉग इन हो जाओ, हो जाएगा। बढ़ जाए मेरे बच्चों आगे। चलो जी सर एक स्टेप आगे जा रहे हैं सर। सर अपने पास आप हेडिंग डाल लो सर केस 2 की। अब एक बात बताओ सर, यहां से सेलर ने गुड्स भेजी, ठीक है जी, सेलर ने गुड्स भेजनी है, यहां सर हमारा बायर इसको रिसीव करेगा, ठीक है जी। अब सुनना जरा दोस्त, सेलर ने बायर से ये कहा यार मैं यहां पर ना हैंड ओवर कर रहा हूँ गुड्स, शिप को, आपकी शिप को हैंड ओवर कर रहा हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, ठीक है जी। बायर ने कहा बिल्कुल ट्रांसफर, कोई टेंशन नहीं है, यहीं पे आप शिप को दे दो, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल सही कह रहे हो मान, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अब बताएं सर मेरे पास सेलर ने यहीं पे ना शिप पे गुड्स भेज दी, दे दी, सेलर ने कहा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। अच्छा बायर ने इससे ये कहा प्यारे भाई ठीक है मैं मान गया रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड, लेकिन आप एक काम करो, आप मेरे ना 2 खर्चे पे कर दो। 2 खर्चे क्या है? जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना वो आप पे कर दो। सेलर ने कहा ठीक है ये मैं पे कर देता हूँ, और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट का खर्चा भी आप पे कर दो, ठीक है जी। सेलर ने कहा ठीक है ये भी मैं पे कर देता हूँ, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड सर सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर होंगे। अच्छा अब एक खर्चा और रह जाता है सर, वो क्या? इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, ठीक है जी। अब एक खर्चा और क्या रह जाता है सर हमारे पास? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी सर इस केस में पे करेगा बायर, ठीक है जी। आप बताएं सर मेरे पास इस टर्म को हम कहते हैं, इस एक टेक्निकल टर्म है सर, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है जी, कॉस्ट एंड फ्रेट मेथड। ऊपर वाले मेथड का क्या नाम था सर? एफओबी। ये इंटरनेशनल टर्म्स है सर, ये इंटरनेशनल टर्म्स हैं, ये इंटरनेशनल डिक्शनरी आप उठाओगे ना सर टर्म्स की, तो उसके अंदर इनकी डेफिनेशन दी हुई है। सीएनएफ मेथड सर, पता है सर सीएनएफ मेथड में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है सर? सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सेलर बायर को एक बेनिफिट देता है, बेनिफिट देता है, बेनिफिट देता है। कैसे? वो कहता है इंश्योरेंस का खर्चा मैं आपका पे कर दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैं आपका पे कर दूंगा भाई, लेकिन जब तुम्हारे पोर्ट पे सामान पहुंच जाए कस्टम ड्यूटी तुमने देनी है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है जी। अब बताओ सर दोनों केसेस में कॉमन चीज क्या है? ऊपर एफओबी और सीएनएफ में कॉमन केस क्या है सर? कॉमन चीज क्या है इसके अंदर? कॉमन चीज क्या है सर इसके अंदर? सर रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। बताएं सर अगर ये मेरे पास सर डेट हो, ये मेरे पास सर डेट हो 1 जनवरी की, 1 जनवरी की डेट हो,
और सर बायर के पास जब गुड्स पहुंचे 1 फेब को, बताओ सर सेलर अपने पास सेल्स की एंट्री कब पास करेगा? 1 जनवरी को रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सर ये बंदा अपनी बुक्स में कब एंट्री पास करेगा? 1 फेब को परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ठीक है जी, याद रखना सर दोनों में एक चीज कॉमन है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड सर सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में, ठीक है ना, सीएनएफ का मतलब है कॉस्ट एंड फ्रेट। ठीक है जी, ये याद रखना बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में कि सीएनएफ में रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर के पोर्ट पर ट्रांसफर होता है। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। ठीक है जी, याद रखना सर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये 1 फेब नहीं 1 जनवरी है ये। ठीक है जी, ये याद रखना सर दोनों एंट्रीज 1 जनवरी को पास करेंगे। ठीक है जी, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा? कब ट्रांसफर होगा रिस्क एंड रिवॉर्ड? जैसे सर सेलर जो है वो शिप पे गुड्स हैंड ओवर कर देगा। इसमें और ऊपर वाले में फर्क ये कि सेलर सर बाज़ औक़ात एज गुडविल जेस्चर ये दोनों खर्चे जो है वो खुद पे कर देता है। ठीक है जी, लेकिन ये साथ में बोलता है कि समंदर में अगर सामान डूबा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये याद रखना। ठीक है जी सर, कॉपी कॉपी कॉपी। सीएनएफ का मतलब है कॉस्ट एंड फ्रेट। ठीक है, ये टर्म्स है यार, ये इंटरनेशनल टर्म्स है। ठीक है जी, आप कभी कोई चीज भेज रहे होंगे पाकिस्तान से बाहर तो आपसे पूछेगा किन टर्म्स पे आप भेज रहे हो, एफओबी या सीएनएफ, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर केस का ओनर कौन है, क्यों इंश्योरेंस क्लेम फिर उसी को मिलता है। ठीक है जी, सीएनएफ कॉस्ट एंड फ्रेट। ठीक है जी, बिल्कुल यही नाम है बेटा इसका। डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार कौन है सर? अगर समंदर में गुड्स डूब जाए, तबाह हो जाए, कौन जिम्मेदार? बायर जिम्मेदार। क्यों? हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर किया? अपने पोर्ट पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, सेलर ने रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर किया? अपने पोर्ट पे। ठीक है जी, अपने पोर्ट पे ट्रांसफर किया। समंदर में सामान डूबे, जिम्मेदार कौन? बायर। सामान चोरी हो जाए, जिम्मेदार कौन? बायर। सर कस्टम पकड़ ले, सामान नहीं रिलीज करे, जिम्मेदार कौन? बायर। ठीक है जी, सेलर जिम्मेदार नहीं है। ठीक है जी, कॉस्ट एंड फ्रेट, एफ यार फ्रेट किराए को कहते हैं। एफओबी में बायर पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब होता है सर? वही देखो, दोनों में रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर की पोर्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, दोनों में रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर की पोर्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो हसन, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो इंश्योरेंस करवाता है ना, जिम्मेदारी उसी की होती है, लेकिन ये याद रखना सर इंश्योरेंस करवाते वक्त हम एक बेनिफिशियरी अपॉइंट करते हैं। इस केस में जब हम इंश्योरेंस करवा रहे होंगे, हम बेनिफिशियरी में बायर का नाम डलवाएंगे। ठीक है ना सर, अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल, यार अभी बाद में कर लेना भाई। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन के बाद मैंने लिखा है सेलर, इसको इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट। किसको मिलेगा सर? याद रखना बेनिफिशियरी दोनों केसेस में बायर होता है। ठीक है ना, हम बेनिफिशियरी का नाम लिखवाते हैं कि ये पैसे बायर को दे दीजिएगा, इंश्योरेंस मैं करवा रहा हूँ लेकिन बेनिफिशियरी बायर है दोनों केसेस के अंदर। डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डिफरेंस ये सर कि ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट के पैसे सिर्फ सेलर पे कर रहा है बस इस केस में। ठीक है जी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। सेलर के पोर्ट भी लॉस हो जाए तो बेटा वो रास्ते में आते हुए डाकुओं ने छीन लिया, अभी तो सीधी बात है सेलर ही जिम्मेदार होगा। जी जनाब, अजान हो रही है? नहीं हो रही ना अभी तो, 5:15 में। चलो जी, बड़े सर एक स्टेप आगे। सर अगर सेलर के पोर्ट पे भी लॉस हो जाए तो फिर यार एक ऐसी बात है कि सेलर ने जैसे सामान शिप पे रखा वहीं डाकू आगे ले गए, शिप पे रखने ही नहीं दिया। अजान हो रही है, रुक जाओ बेटा 10 सेकंड रुक जाओ। केस 2 का नाम सीएनएफ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्लास में तुम लोग इतने सवाल नहीं पूछते हो क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो सुफियान, दोनों केसेस में बायर ही बेनिफिशियरी होगा इंश्योरेंस का। नहीं कोई बेइज्जती वेस्ती नहीं करता टीचर, शर्म आती है, ये शर्म खत्म होगी तो बेटा तरक्की करोगे। दोनों में एक ही डिफरेंस है मेरे बच्चों, देखिए दोनों केसेस के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। फर्क सिर्फ ये
कि सर ऊपर वाले केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये बायर पे कर रहा था, यहाँ कौन पे कर रहा है? सेलर पे कर रहा है। हाँ, सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर होगा ईमान, यहीं पे सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा रिस्क एंड रिवॉर्ड। सिर्फ ये पैसे दो हम पे करेंगे, सेलर को हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे, पैसे तुम्हारे हम पे कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हारा यहीं पे ट्रांसफर सेलर के पोर्ट पे बिल्कुल मिल जाएंगे। उमर जी जनाब, खत्म क्लास, बढ़ जाए सब आगे। शाबाश 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 मेरे बच्चों, 6 बजे तक क्लास है, 6 बजे, पौने 6 बजे खत्म कर दूंगा नमाज के लिए, ठीक है जी। गुडविल जेस्चर का मतलब है यार सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं मुझसे खरीद लो, दूसरे बंदा तुम्हें ये सर्विसेज नहीं दे रहा, मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। विल द सेलर मेक पार्ट ऑफ हिज सेल्स ऑल पेमेंट्स, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है सर, वो खर्चे तो अपने कवर करेगा ना। खरबूजा खरीदेंगे शॉप बंद हो जाए, अब खुदा को मानो यार, बड़े हम आगे दोस्त जी। आपने अभी ज्वाइन किया सर, IAS 21 चल रहा है जी जनाब। चलो जी आगे बढ़े सर, थर्ड केस पे। थर्ड केस की हेडिंग अपने पास हम डाल रहे हैं, थर्ड केस का नाम है डिलीवरी एट टर्मिनल डेट, ठीक है जी। अच्छा जी, आप जरा इस केस को समझें। सर यहां मेरे पास सेलर है, इधर मेरे पास बायर है। अब देखें बायर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, बायर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। बायर कह रहा है भाई मेरे घर तक गुड्स पहुंचाओ, यानी मेरे घर तक का मतलब है मेरे पोर्ट तक गुड्स पहुंचाओ, तो मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड मानूंगा, ये दरमियान में मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है जी। बिल्कुल 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 बेटा। अच्छा जी, सेलर ने जो है वो गुड्स यहां से लेनी है, यहां तक पहुंचा के देनी है, इसके पोर्ट पे गुड्स पहुंचेंगी तब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। यहाँ बायर की बार्गेनिंग पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वो सेलर को कह रहा है भाई मैं गुड्स खरीदना ही नहीं चाहता हूँ, बेचोगे मुझे तो मुझे यहाँ तक ला के दो, मैं समंदर का रिस्क नहीं ले सकता। अब बताओ सर, सीधे सीधे अल्फाजों में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है सर, कब ट्रांसफर हो रहा है? सेलर के पोर्ट पे, ठीक है जी, सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। बच्चे ने एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया सर, फूड पांडा वाले होगा। अब फूड पांडा वाला वहां से फूड लेके निकला और रास्ते में गिर गया, तो सर सेलर जिम्मेदार नहीं है, बाहर कहता है मेरे दरवाजे तक ला के दो मुझे, ठीक है जी। अजान हो चुकी है बेटा यहाँ पे। अब बताएं सर मेरे पास, और तो सुनिएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? सेलर के पोर्ट पे। सर मुझे बताएं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कौन करेगा? सेलर ही करेगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कौन देगा? सेलर देगा। और याद रखना इसमें बेनिफिशियरी भी सेलर ही होगा। अब बायर को बेनिफिशियरी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है जी। बायर के पोर्ट पे, अच्छा मैंने सर गलत देख दिया, सॉरी, ये बायर का पोर्ट है, रियली सॉरी। चलो जी, अब बताएं सर, बायर के पोर्ट पे जो है वो गुड्स रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। उस्मान बढ़ जाए आगे। हम सेलर का पोर्ट लिखा था, ये गलती से बेटा मैंने सेलर लिख दिया था, बायर का पोर्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताएं सर मेरे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? मतलब 1 जनवरी को एंट्री पास करूं या 1 फेब को? बताएं कहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने ट्रांसफर किया? सर सेलर ने कहाँ ट्रांसफर किया रिस्क एंड रिवॉर्ड? सेलर ने 1 फेब को ट्रांसफर किया, तो ये बंदा अपने पास 1 फेब को एंट्री पास करेगा, सेल रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये बंदा अपने पास सर 1 फेब को एंट्री पास करेगा, परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। मुझे बताएं इसके अंदर एक चीज जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस की है, वो है जनाब कस्टम ड्यूटी, वो कौन पे करेगा? याद रखना सर, कस्टम ड्यूटी इस केस में भी बायर ही पे करेगा, क्योंकि सर जब टर्मिनल पे डिलीवरी हो जाएगी ना, आगे की क्लियरेंस का काम बायर का है, बायर को टर्मिनल पे गुड्स पहुंचा के देनी है, उसके घर तक नहीं पहुंचानी है, ठीक है जी। अब बताएं सर, उसी डेट पे एंट्री पास करते हैं, मान बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, दोनों डेटें 1 फेब होंगी, इसलिए 1 फेब होंगी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ? कब ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड? बायर के पोर्ट पे। तो सर सेलर ने जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करना है तो अपने पास सेल्स की एंट्री पास करनी है, और बायर ने जब रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम करना है तो अपने पास परचेज की एंट्री पास करनी है।
1 जन को कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि हमने किसी को गुड्स नहीं दिए अभी तक। हम वेट करेंगे सर, जब गुड्स बायर के पास पहुंच जाएंगे तब हम ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब बताओ इस केस में बायर ज्यादा सिक्योर्ड है या ऊपर वाले 2 केसेस के अंदर? किस केस में बायर ज्यादा सिक्योर्ड है? थर्ड वाले केस में ऑब्वियस सी बात है सर, ऊपर वाले दोनों केसेस के अंदर बायर सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है ना, उसको रिस्क है रास्ते में। सर कस्टम वाले ने माल रोक लिया, बायर फंसेगा, क्योंकि हमने गुड्स पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी पोर्ट तक थी, कस्टम क्लियर करवाने की जिम्मेदारी नहीं दी। सर अगर आप पाकिस्तान से गुड्स मंगवाए ना, चाइना से अली एक्सप्रेस के थ्रू, तो वो आपको पोर्ट तक गुड्स ला के दे देगा। अगर आपकी सर कस्टम क्लियरेंस में रुकी चीज, वो जिम्मेदार नहीं होगा। वो कह देता है आपको भाई मैं पोर्ट तक ला दूंगा, पोर्ट तक नहीं पहुंची मेरा जिम्मा, ठीक है जी, और अगर कस्टम में रुक गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप को डिस्ट्रक्शन हो जाए तो सेलर, अब अगर सर बायर के पोर्ट तक सामान पहुंच गया और उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुई है तो बायर जिम्मेदार, उससे पहले डिस्ट्रक्शन हो गई तो सेलर जिम्मेदार। बेनिफिशियरी का मतलब है सर अगर सामान समंदर में डूब गया तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए कौन जाएगा, किसको मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? सर यहाँ चूंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर ही नहीं हुए ड्यूरिंग द टेन्योर, ड्यूरिंग द मतलब ट्रांजिट, तो ट्रांजिट पे जो लॉसेज होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन? सेलर। तो सर उसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा अगर इंश्योरेंस क्लेम करने जाए? सेलर को ही मिलेगा, ठीक है जी। बड़े हम दोस्त आगे, पोर्ट होता है टर्मिनल, एक ही बात है बेटा, लिख लो इसको। ये बात रिपीट कर दें, याद रखना बेटा, अगर समंदर का रिस्क किसका है, बायर का सेलर का? सर इस केस में सेलर का, तो याद रखना इंश्योरेंस का क्लेम भी सेलर ही लेने जाएगा। यानी जो इंश्योरेंस करवाएंगे अगर डूब गया सामान तो इंश्योरेंस कंपनी किसको पैसे देगी? सेलर को, क्योंकि उसने रिस्क ट्रांसफर ही नहीं किया था किसी को। जी बिल्कुल, इंश्योरेंस सेलर ही करवाएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे बेटा, हमारे अपने पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। शुरू में भी हमारा पोर्टल बनने वाला है, कल परसों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। IS-21 है बेटा, बेनिफिशियरी बायर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। CNF के केस के अंदर, FOB के केस में बायर होगा, घर के अंदर तक पहुंचा के नहीं देगा सामान भाई, ये पोर्ट पे छोड़ देगा। घर के अंदर तक जो है वो सामान सिर्फ सुसर ही पहुंचा के देता है, जायज की फॉर्म में। जायज एक लानत है अगर थोड़ा हो तो। जी जनाब, थर्ड केस का नाम है ना, मैंने लिखा बेटा, डिलीवरी एट टर्मिनल। IS-21 से अकेले क्वेश्चन आता है, बाज़ औक़ात 1-2 स्टैंडर्ड्स को मिला के आता है, लेकिन आता है तो सर को 12-13 नंबर का क्वेश्चन होता है इसका। जी मेरे बच्चों, बड़े आगे हम। सर बायर के पोर्ट पे डिपोर्ट अगर कर दे, कोई चीज़ खराब हो जाए तो बायर, देखो यार ये एक ऐसी चीज़ है हमारे, जो 2 लोगों के बीच में अग्री होती है, इवन सामान पहुंचने के बाद भी अगर उसमें से कोई डिफॉल्ट निकलता है तो आफ्टर सेल सर्विस नाम की भी एक चीज़ है, ठीक है ना, आफ्टर सेल सर्विस नाम की भी एक चीज़ है। लेकिन सर जनरली हम सेल बुक कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि यार 2-4% गुड्स वापस आएंगी। ये हमने IFRS 15 में पढ़ा भी था कि अगर तुम्हारे रिटर्न प्रोजेक्टेबल है तो सेल्स बुक कर लो। FOB और CNF में बेनिफिशियरी बायर होता है, ठीक है ना, क्योंकि समंदर का रिस्क जिसका, बेनिफिशियरी भी वही, समंदर का रिस्क जिसका, बेनिफिशियरी भी वही। ऊपर वाले दोनों केसेस में समंदर में रिस्क किसको ट्रांसफर हो चुका था? बायर को, तो वो बेनिफिशियरी था। नीचे वाले में सर समंदर में रिस्क किसका है? सेलर का, तो बेनिफिशियरी भी वही है। बड़े दोस्त आगे, केस 3 का बेटा बिल्कुल नाम है, मैंने आपको कहा ना केस 3 का नाम है डिलीवरी एट टर्मिनल। ये रहा डिलीवरी एट टर्मिनल, डेट।
बड़े हैं। लेक्चर बेटा हम अपलोड करेंगे नेटफ्लिक्स पे। सामान डूब गया तो सेलर के पैसे दे, बिल्कुल सेलर को पैसे देंगे। सेलर को पैसे मतलब इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो नहीं देगा, तो बायर नहीं देगा, खत्म। बायर कहेगा मेरे तक सामान पहुंचे ही नहीं है। अब मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, नेटफ्लिक्स अकाउंट नहीं, अब लोगों को ये टेंशन होगी। बढ़ जाए आगे। देखो बेटा, समंदर में सामान डूब जाए तो बायर पैसे नहीं देगा सेलर को, सेलर जाके इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेगा, तो बेनिफिशियरी वो है इस केस में। अरे यार बढ़ जाए आगे, बढ़े सर। सर चौथे केस पा दो, हमने अकाउंटिंग भी देखनी है यार इनकी, शाबाश। चौथा केस सर, डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसको हम कहते हैं डीडीपी। क्या नाम देते हैं चौथे केस को? पहले नाम इसका नोट कर लो यार, ये आखिर में 3 सवाल इस पे आ रहे हैं, नाम क्या है इसका? नहीं, शिपमेंट मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है ना। वो पहले कह देता है इंश्योरेंस करवा के सामान लोड करो, मैं अपना नॉर्मल केयर करूंगा, इसके अलावा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जी जनाब, डिलीवरी ड्यूटी पेड, चौथा केस। अब सुनो सर, ये सेलर का पोर्ट है, ये बायर का पोर्ट है, ठीक है जी। ऊपर वाले में कस्टम ड्यूटी बायर पे करेगा, सेलर पे नहीं करेगा, लिखा हुआ है बेटा, मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, कस्टम की क्लियरेंस की जिम्मेदारी किसकी है इस वाले केस में? बायर की। अब बताओ सर, बायर को हमने कहा यार, बायर ने कहा हमें चर्च चाहिए, इसने चर्च मांगा है हमसे, हमने कहा ठीक है हम चर्च साहब को भिजवा देते हैं, हम चर्च जो है ना वो किसी चीज में डाल के भेजेंगे, छुपा के भेजेंगे। तो बायर की जो है ना वो अब हालत खराब हो रही है। बायर कह रहे नहीं यार, मुझे मेरे पोर्ट तक नहीं सामान पहुंचा के दो, मुझे कस्टम भी क्लियर करवा के दो, कस्टम क्लियर करवा के दो, ठीक है जी। सामान जो है वो हम चर्च साहब को भेजेंगे मछली में डाल के। इसने कहा वो तो सही है, मुझे अपना कस्टम भी क्लियर करवा के दो, कस्टम की भी मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। अब बताओ, बायर कह रहा है भाई यहां तक गुड्स नहीं चाहिए, कस्टम भी क्लियर करवा के दो, मैं जिम्मेदार ही नहीं हूं, रोड पे पहुंचा के दो बाहर, ठीक है ना, रोड से मैं गाड़ी में ले जाऊंगा, वो मेरा जिम्मा है, कस्टम क्लियर करवा के दो। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने 1 जनवरी को गुड्स बेची, 1 फेब को यहां पहुंची, वो कस्टम क्लियरेंस में सर कुछ 6 दिन लग गए, तो 7 फेब को सर गुड्स बाहर निकली। अब बताएं सर, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ बायर को? कब ट्रांसफर हुआ रिस्क एंड रिवॉर्ड? सर 7 फेब को। तो बताओ 7 फेब को ये एंट्री क्या पास करेगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री कब पास करेगा? 7 फेब को। परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, बायर ने कहा भाई मेरी हालत खराब हो रही है, जो सामान तुम भेज रहे हो मैं यहाँ रिसीव नहीं करूंगा उसको, मुझे कस्टम से क्लियर करवा के दो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कस्टम में फंसा मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। बायर कह रहा है मेरे रोड तक मुझे गुड्स ला के दो, कस्टम क्लियर करवा के दो मुझे। अब बताओ सर, सबसे लेट सर रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है? इस केस में ट्रांसफर हो रहा है। अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मैं आपसे पूछूं सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन पे करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन पे करेगा सर? कौन पे करेगा सर? सेलर। वेरी गुड सर। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट के पैसे कौन देगा? सर सेलर देगा। कस्टम ड्यूटी कौन देगा? सेलर देगा। क्लियर करवा के देगा ना। सारे के सारे कॉस्ट खर्चे कौन करेगा? सेलर करेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा? आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, ठीक है जी, आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, ठीक है जी। अब बताओ, सारे केसेस के अंदर इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी कौन होगा? इधर सेलर होगा, क्योंकि सर उसने रिस्क लिया हुआ सारा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं सबसे लेट रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है सर? केस 1, 2, 3, 4 किसमें? सर केस 4 में, इसमें,
ठीक है जी सर, इसको नोट करें, फिर हम एक समरी लिखते हैं और हम अपने पहले सवाल पे आते हैं सर। शाबाश। DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ड्यूटी पे करने के आगे हम डिलीवर करेंगे सर, ड्यूटी पे भी करके फिर हम गुड्स डिलीवर करेंगे। अच्छा जी, ऊपर कर दें, थोड़ा सा नीचे कर दें। यहाँ याद रखना बेटा, सैलरी बेनिफिशियरी है। सारी अकाउंटिंग 7 फेब होगी बेटा, बिल्कुल सही। जी जनाब, बढ़ जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए स्टैंडर्ड लेना जरूरी है? नहीं। सेलर बेनिफिशियरी क्यों है? रिस्क किसका है? शरोज रिस्क किसका है? उदैद रिस्क किसका है? यहाँ पे समंदर में रिस्क किसका है? जिसका रिस्क होगा बेनिफिशियरी वही होगा। बेनिफिशियरी का मतलब है इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी। हाउ टू अकाउंट फॉर द सेलर एंटाइटल्ड टू पार्शियल पेमेंट अपॉन ट्रांसफरिंग द गुड्स। देखो अली, पैसों की एंटाइटलमेंट एक अलग चीज है, ठीक है ना, रिस्क और रिटर्न की एंटाइटलमेंट एक अलग चीज है, ठीक है ना। अब सर बाज़ औक़ात कुछ लोग ना अपनी पॉलिसी भी चला सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक बंदा ये भी कह सकता है कि आधे रास्ते में पहुंचा तो रिस्क मुझे ट्रांसफर हो जाएगा, आप फिर उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो आप सिनेरियो देख के अकाउंटिंग करेंगे। ये 4 ऐसी चीजें नहीं है कि इनके अलावा 5वीं चीज नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखना, 2 पार्टीज के एग्रीमेंट के ऊपर बात चलती है। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड 4 मेथड्स हैं। लोग इन चारों में से किसी एक को ऑप्ट कर लेते हैं, आसान है सर इन सबको देखना ना। लेकिन अगर कोई बंदा ये करे कि सर समान मिसाल के तौर पर श्रीलंका पहुंचाना है दुबई के रास्ते, तो दुबई तक का रिस्क सेलर का, दुबई से आगे का रिस्क बायर का। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, बढ़ जाए दोस्त आगे। अब बताएं सर, अगर मैं एक समरी बनाऊं, ठीक है जी, तो मुझे बताओ सर, मेरे पास केस, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कस्टम ड्यूटी। मुझे बताओ सर, मेरे पास पहला केस एफओबी, रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर होगा सर? सेलर के पोर्ट पे, सेलर पोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन पे करेगा? बायर। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट कौन पे करेगा? बायर, ठीक है जी। कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? बायर, ठीक है जी। सामान समंदर में डूबे फूटे, कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार सर? कौन जिम्मेदार? बायर जिम्मेदार। तो सर इंश्योरेंस का क्लेम भी वही लेने जाएगा, ठीक है जी। बड़े दोस्त आगे, एफओबी के बाद सीएनएफ, रिस्क एंड रिवॉर्ड, सेलर के पोर्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेलर पे करता है, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट पे कर रहा है सेलर, ठीक है जी। कस्टम ड्यूटी कौन पे कर रहा है? बायर। सर मेरे पास डिलीवरी एट टर्मिनल, रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर के पोर्ट पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन पे करेगा सर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट सर सेलर। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट कौन पे करेगा सर? सेलर। कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा सर? बायर। आप देखिए इन दोनों में कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड का पॉइंट अलग अलग है, ठीक है सर। डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, जी सर। आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन पे करेगा? सेलर। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट कौन पे करेगा?
सेलर। कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? सेलर। ठीक है जी, नोट कर लें सर इसको। शाबाश 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 बेटा, हमारे पास हाफ एन आवर बाकी है, जल्दी। इतने दिनों बाद क्लास ले रहे हो तो तुम लोगों की थोड़ी हालत खराब हो रही होगी। सही है, 5:45 कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ो। हाँ जी, शेयर कर देंगे खालिद। इसका हैंड आउट भी सर मैं आज आपसे शेयर कर दूंगा। बिल्कुल पोस्टपोन होंगे बेटा आप लोगों के पेपर्स। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, कल जो है वो ऑडिट और उसकी क्लास होगी शायद, कॉस्टिंग की। करना पड़ेगा बेटा। बढ़ जाए दोस्त हम आगे। पोर्ट से आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी है सर, पोर्ट मतलब क्लियर करवाने की जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है ना। डीडीबी में पूरा कस्टम क्लियर करवा के हम आपको दे देंगे। मुश्किल सर, रिजल्ट वक्त पे आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। इन तीनों केसेस के अंदर जिसके पास रिस्क है ना, देखो समंदर का रिस्क जिसका, इंश्योरेंस के लिए वो बंदा भागेगा। चलो देख लेते हैं, बढ़ जाए हम आगे दोस्त। कल एक्सेस मिल जाएगा सर सबको। अच्छा जी सर, अब अपने पास सेटिंग डालोगे जनाब। देखिए हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं सर अब तक। एक हम पढ़ चुके हैं सर, प्रेजेंटेशन करेंसी। फॉरेन करेंसी में डिफरेंस, प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, और इसके अलावा आप जिस भी करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे वो फॉरेन करेंसी ट्रीट होगी, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा सर हमारे पास तीन की डेट्स हैं, ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट और सेटलमेंट डेट। नीचे हमने ट्रांजैक्शन डेट को एक्सप्लेन किया कि सर अगर रिस्क इन्वॉल्व एफओबी बेसिस पे तो ट्रांजैक्शन डेट हमारे पास 1 जनवरी होगी। सर केस 2 में ट्रांजैक्शन डेट हमारे पास 1 जनवरी होगी। केस 3 में ट्रांजैक्शन डेट हमारे पास 1 फेब होगी। केस 4 में हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट 7 फेब होगी जाके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त अच्छे तरीके से। सर बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, अब जरा 15 मिनट हम सुकून से पढ़ लेते हैं, फिर ये जो कॉन्सेप्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है वो हम सब एंड में एंटरटेन कर लेते, ठीक है जी। चलो जी सर, जरा बोर्ड पे देखिएगा। सर हमारे पास ना सर दो टाइप के आइटम है सर। IAS 21 ने ना पूरी बैलेंस शीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है जी, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। पूरी बैलेंस शीट को IAS 21 ने दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो बैलेंस शीट पे दो तरह की चीजें होती है, मॉनेटरी आइटम्स या नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मैंने आइटम लिखा है, एसेट या लायबिलिटी नहीं लिखी है, आइटम लिखा है, ठीक है। दोनों आइटम का मतलब है दोनों, एसेट या लायबिलिटी कोई भी चीज हो सकती है। स्टैंडर्ड कह रहा है मॉनेटरी आइटम्स में तीन चीजें आती है, रिसीवेबल्स, पेबल्स और कैश। सुनना जरा दोस्त, रिसीवेबल्स, पेबल्स और कैश। वो रिसीवेबल और पेबल which will be settled in cash, ठीक है जी। सर मॉनेटरी आइटम सर अलग अलग क्यों किया, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग IAS 21 में अलग है, नॉन मॉनेटरी की अलग है। सर स्टैंडर्ड ने कहा मॉनेटरी आइटम सारे रिसीवेबल्स जो कैश में सेटल होंगे, सारे पेबल्स जो कैश में सेटल होंगे, और कैश इटसेल्फ, ये तीनों चीजें क्या है, मॉनेटरी आइटम्स, इनकी अकाउंटिंग अलग। नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होंगे सर, इनके अलावा जो बाकी चीजें। सर फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम है। फॉर एग्जांपल पीपी नॉन मॉनेटरी आइटम है। और सर फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा क्या होगा सर, इंटेंजिबल एसेट्स नॉन मॉनेटरी आइटम है, ठीक है जी। और सर इसके अलावा बाकी सारी चीजें नॉन मॉनेटरी आइटम। स्टैंडर्ड कहता है जनाब मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग अलग, नॉन मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग अलग, ठीक है जी।
मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग अलग, नॉन मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग अलग। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, मॉनेटरी आइटम्स हैं क्या? रिसीवेबल्स दैट विल बी सेटल्ड इन कैश, पेबल्स दैट विल बी सेटल्ड इन कैश, ठीक है जी। अब एक बात बताऊं, व्हाट इफ की कोई ऐसा रिसीवेबल या पेबल हो जो कैश में सेटल नहीं हो रहा, जैसे मिसाल के तौर पर कस्टमर मुझे एडवांस दे गया और उसने मुझे कहा एडवांस दे रहा हूं, गुड्स मुझे चाहिए। अब बताओ, एडवांस मेरे लिए टेक्निकली अनअर्न्ड है, एक लायबिलिटी है, लेकिन क्या लायबिलिटी कैश में पे करूंगा मैं? नहीं सर, ये लायबिलिटी है अनअर्न्ड, लेकिन मैं सर इसको सेटल करूंगा गुड्स देगी, ठीक है ना। तो याद रखना ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। याद रखना मॉनेटरी आइटम के लिए जरूरी क्या है? रिसीवेबल्स कैश में सेटल होने हो, पेबल्स कैश में सेटल होने हो, ठीक है जी। और कैश इटसेल्फ एक मॉनेटरी आइटम है। ये याद रखना सर, वो सारे रिसीवेबल या पेबल जो अदर देन कैश सेटल होंगे, जो कुछ गुड्स लेके सेटल हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो याद रखना हमारे पास मॉनेटरी आइटम्स नहीं है। मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या है? कैश, अकाउंट रिसीवेबल दैट विल बी सेटल्ड इन कैश, और अकाउंट पेबल दैट विल बी सेटल्ड इन कैश। कैश इक्विवेलेंट मॉनेटरी आइटम है सर, कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल मॉनेटरी आइटम है, ठीक है ना। मॉनेटरी आइटम का मतलब सर कैश और बैंक, ठीक है जी, इस तरह की चीज है जी जनाब। अब सर इनको अलग अलग क्यों किया गया? रिसीवेबल्स बैंक में सेटल बिल्कुल हो सकते हैं सेटल बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं, कैश में सेटल बैंक में सेटल एक ही बात है जी जनाब। बड़े एक स्टेप आगे, क्यों किया सर दोस्तों में डिवाइड? इसकी अकाउंटिंग अलग, इसकी अकाउंटिंग अलग। अभी तक हमने अकाउंटिंग नहीं सीखी, अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं ना, सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं बजरी जमा किया, हमने बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं किया अभी तक हमने। कॉपी करना कर लो, शाबाश शाबाश। मॉनेटरी आइटम सर तीन चीजें मॉनेटरी आइटम है जो बेटे, वो सारे रिसीवेबल्स जो कैश में सेटल होंगे, वो सारे पेबल्स जो कैश में सेटल होंगे, और कैश इटसेल्फ मॉनेटरी आइटम। इसकी कोई डेफिनेशन है सच नहीं है सर, ये क्लास है बस। नॉन मॉनेटरी आइटम इसके अलावा बाकी सारे अनअर्न्ड एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। क्यों? अनअर्न्ड के अगेंस्ट आप कैश दोगे या गुड्स दोगे? सर गुड्स देंगे हम, ठीक है जी। सर सेटल्ड इन कैश इंक्लूड सेटल्ड अगेंस्ट बॉन्ड? नहीं सर, नहीं 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 रमशा बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सेटल्ड अगेंस्ट बॉन्ड्स भी जो है ना वो मॉनेटरी आइटम नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। वेरी गुड सर, कैश दे के इन्वेंट्री खरीदते हैं तो इन्वेंट्री जो है वो मॉनेटरी आइटम हो गया? नहीं भाई नहीं नहीं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेरी बुक्स में अगर रिसीवेबल आ रहा है, तीन चीजें उसने क्लियर कर दी ना, उसने कहा तीन चीजों के अलावा कोई चीज जो है वो मॉनेटरी नहीं है, जिंदगी सुकून में डाल दी। सिर्फ रिसीवेबल जाएंगे इसके अंदर जिसमें आपको कैश मिलना है, पेबल जाएंगे जिसमें आपको पैसे पे करने हैं, ठीक है जी। इन्वेंट्री इटसेल्फ एक एसेट है नॉन मॉनेटरी, पीपी इटसेल्फ एक एसेट है नॉन मॉनेटरी, इंटेंजिबल एक एसेट है नॉन मॉनेटरी, ठीक है जी। देखो बेटा, मैंने अगर किसी से एडवांस लिया, क्या एंट्री पास की होगी? कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट। अब बताओ एडवांस मेरी बुक्स में आ रहा है, अनअर्न्ड आ रहा है, अनअर्न्ड एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी लोग कहेंगे पेबल भी एक लायबिलिटी होती है, तो ये दोनों लायबिलिटी सेम है? नहीं सर सेम नहीं है। क्यों? अनअर्न्ड के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? गुड्स डिलीवर करना पड़ेगी, ठीक है जी। और याद रखना पेबल के अगेंस्ट आपको कैश देना है, जिस पेबल के अगेंस्ट कैश देना है वो मॉनेटरी है, जिस पेबल के अगेंस्ट कैश नहीं देना वो मॉनेटरी नहीं है। अनअर्न्ड का तो पता नहीं कैश में सेटल हो गया यानी गुड्स में, बेटा अनअर्न्ड का हमेशा पता होता है कि वो कैश में सेटल हो, उसमें गुड्स में सेटल होगा, ठीक है ना। लोन वुड बी अ मॉनेटरी आइटम, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने उसको कैश में वापस करना है मेरे बच्चे। डिविडेंड वगैरह अकाउंटिंग अकाउंट, अगर लाइक वो पेबल हो, बिल्कुल सही कि आफ्टर डिक्लेरेशन डिविडेंड विल आल्सो बी अ पेबल, ठीक है ना, मॉनेटरी आइटम। एडवांस नॉन मॉनेटरी है, बिल्कुल सही। आसान 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 बात, आसान बात, आसान बात। मेरी बुक्स में अगर कोई रिसीवेबल लिखा हुआ आ रहा है ना, मॉनेटरी आइटम। मेरी बुक्स में अगर कोई पेबल लिखा हुआ आ रहा है ना, मॉनेटरी आइटम, ठीक है जी। सीधी बात है, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है तो पेबल क्रिएट हुआ होगा, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है तो रिसीवेबल क्रिएट हुआ होगा, ये दोनों मॉनेटरी आइटम है। रिजल्ट में जो इन्वेंट्री खरीदी बेची गई है वो मॉनेटरी आइटम नहीं है, ठीक है जी। बैंक ओडी मॉनेटरी आइटम है, बिल्कुल सही। बढ़ जाए दोस्त आगे, हमने अभी कोई क्लास कोई बोर्ड पर डिस्कशन नहीं किया, एक एक छोटा सा क्वेश्चन करके हम ऑफ करेंगे। नहीं होगा फिर बेटा ईमान, नहीं होगा फिर वो मॉनेटरी आइटम। अब एक बात बताओ सर, मैं एक बड़ी बेसिक सी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ सर, सुनना। मैंने सर 15 दिसंबर को $20,000 की गुड्स परचेज की। कितने की? $20,000 की। और मैंने सर इसकी पेमेंट की है 3 जनवरी को, ये मैंने पे कर दी। ये मैंने क्या किया, $20,000 की गुड्स परचेज, 3 जनवरी को मैंने $20,000
सेटल कर दिए। इन दोनों डेट्स के बीच में एक डेट आ रही थी 31 दिसंबर, ठीक है जी। ये मेरी कौन सी डेट है? रिपोर्टिंग डेट। अब बताओ मेरे बच्चों, ये कौन सी डेट है? ट्रांजैक्शन डेट। ये कौन सी डेट है? रिपोर्टिंग डेट। ये कौन सी डेट है? सेटलमेंट डेट। ऐसा। अब सुनो, जो डॉलर का रेट है, यूएस डॉलर का रेट है, ट्रांजैक्शन डेट पे एक यूएस डॉलर 50 रुपए का था। रिपोर्टिंग डेट पे एक यूएस डॉलर सर 52 का हो गया, और सेटलमेंट डेट तक सर ये 53.5 का हो गया। ठीक है जी, फिर रिपीट कर रहा हूं, 50, 52 और 53.5। ठीक है जी, ये मेरे पास डॉलर के रेट से। ठीक है जी, मैं अपने सर अकाउंट्स बनाता हूं रुपीज में, डॉलर्स में नहीं बनाता। किस में बनाता हूं? रुपीज में। अब बताओ सर, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। बताओ सर, अगर मैं पहली एंट्री पास करूं परचेज की, कब पास करूंगा? कब पास करूंगा परचेज की एंट्री? 15 दिसंबर को। कब पास करूंगा? 15 तो है, 15 दिसंबर को पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा? इन्वेंट्री डेबिट। कितने? $20,000 इंटू 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 व्हाट? 50। कितने? $20,000 इंटू 50, 1 मिलियन। हम बेटा बायर की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हमने खरीदा है। 1 मिलियन। और पेबल क्रेडिट कितने से? $20,000 इंटू 50, दैट इज 1 मिलियन। डन। अब रुक जाओ यार, रुक जाओ। किस तारीख को एंट्री पास की? किस तारीख को पास की? 15 दिसंबर को। बताओ, मेरी बैलेंस शीट पे दो चीजें आई हैं, इन्वेंट्री और पेबल। इन्वेंट्री और पेबल। बताओ मेरे बच्चों, इन्वेंट्री क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम। पेबल क्या है मेरे पास? मॉनेटरी आइटम। ठीक है जी, एक मेरे पास नॉन मॉनेटरी आइटम बैलेंस शीट पे आया है और एक नॉन मॉनेटरी आइटम आया। मॉनेटरी आइटम इज पेबल, नॉन मॉनेटरी आइटम इज इन्वेंट्री। सर स्टैंडर्ड कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम एक दफा रिकॉर्ड हो गया, उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है, फिर खत्म। एक दफा रिकॉर्ड हो गया, फॉरेन करेंसी की अकाउंटिंग दोबारा नहीं करनी है। यू डोंट नीड टू अकाउंट फॉर एनी नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम की कोई फर्दर अकाउंटिंग नहीं करनी है। रिकॉर्ड हो गया तो रिकॉर्ड हो गया, खत्म। मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग करनी है। मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग करनी है। मॉनेटरी आइटम को हर पॉइंट पे रीवैल्यू करना है। मॉनेटरी आइटम को हर पॉइंट पे रीवैल्यू करना है। नॉन मॉनेटरी आइटम की कोई अकाउंटिंग नहीं। कान खोल के सुन लो, नॉन मॉनेटरी आइटम की एक दफा रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद कोई फर्दर अकाउंटिंग नहीं। ठीक है जी, फर्दर अकाउंटिंग का मतलब इसको रिवैल्यू नहीं करना है। पेबल को आपको रिवैल्यू करना है, बिकॉज ये क्या है? मॉनेटरी आइटम। अब बताओ सर, बैलेंस शीट को 2 हिस्सों में क्यों डाला गया? ताकि मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग अलग की जाए, नॉन मॉनेटरी आइटम की अकाउंटिंग अलग की जाए। अब बताओ, डॉलर कितने का था सर ट्रांजैक्शन डेट पे? 50 का। अब बताओ सर, जब मैं 15 दिसंबर के बाद किस तारीख को पहुंचा? 31 दिसंबर को पहुंचा, तो पता चला कि डॉलर बढ़ चुका है। कितने का हो चुका है? 52 रुपए का। अब मुझे टेंशन शुरू हो गई, यार मुझे तो अब 52 के हिसाब से डॉलर देने पड़ेंगे, पैसे तो मुझे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो बताओ सर, मैं अपनी इन्वेंट्री को अब तंग नहीं करूंगा। किसको तंग करूंगा? पेबल को। बताओ, पेबल बढ़ाऊं? बढ़ाऊं पेबल? पेबल को बढ़ाऊं? कितने से बढ़ाऊं सर पेबल को? सर पेबल को मुझे बढ़ाना चाहिए। पेबल कितना, कितने से बढ़ाना सर? लॉस बुक करेंगे हम, एक्सचेंज लॉस। कितने का सर? $20,000 पे ₹2 बढ़ गया। कितना? 40,000। और पेबल मेरे बढ़ गया कितना? 40,000। ये याद रखना सर, $20,000 किसको हमने रिवैल्यू किया? किसको रिवैल्यू किया हमने? मॉनेटरी आइटम को। नॉन मॉनेटरी आइटम को हमने तंग नहीं किया। नॉन मॉनेटरी आइटम को हमने तंग नहीं किया, ये लॉस हुआ बेटा। पेबल को हमने बढ़ाया है 40,000 से। एक्सचेंज लॉस बुक किया हमने, कितने का सर? 40,000 रुपए का। डन। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, पहली एंट्री में कितनी चीजें हमारी बुक्स में आई है? नॉन मॉनेटरी आइटम एक आया, एक मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम को आपने रिवैल्यू किया है। कब रिवैल्यू किया सर? रिपोर्टिंग डेट पे। मैंने आपको कहा था ना, रिपोर्टिंग डेट हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है अगर ट्रांजैक्शन और रिपोर्टिंग, ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट के बीच में आ रही हो। अब बताओ, ट्रांजैक्शन डेट पे हमने रिकॉर्ड किया किसको? नॉन मॉनेटरी आइटम को भी, मॉनेटरी आइटम को भी। रिपोर्टिंग डेट पे पहुंचे, मॉनेटरी आइटम को रिवैल्यू करना पड़ गया रिपोर्टिंग डेट। नॉन मॉनेटरी आइटम को कुछ भी नहीं करना है। अब बताओ, फिर एक दफा आ गया, 3 जनवरी को आ गया। बताओ, डॉलर मजीद बढ़ गया। कितना बढ़ा? ₹1.5 और बढ़ गया। ₹1.5 और बढ़ गया। अब बताओ क्या करूं? 3 जनवरी को क्या करूं?
एक्सचेंज लॉस फर्दर डेबिट 20,000। भाई डॉलर 1.5 रुपये और महंगा हो गया, कितना? 30,000। और टेबल क्रेडिट कितने से? 30,000। अब बताओ सर, इस टेबल को सेटल करने का टाइम आ गया। अब अगर मैं इस टेबल को सेटल करूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? पेबल डेबिट कितने? $20,000 इंटू 53.5 कितना 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 कितना? डॉलर गिर गया तो एक्सचेंज गेन, डॉलर बढ़ गया तो एक्सचेंज लॉस जी। 1070 पीपल 0 और कैश क्रेडिट कितने से? 1070 और 000। अब बताएं सर, अब बताएं इस ट्रांजेक्शन को जरा रीड करें सर, रीड करें इसको। मुझे बताएं सबसे पहले मैंने काम क्या किया इसमें, ईमानदारी से सर। जब मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की सर, मेरे पास एक नॉन मॉनेटरी आइटम रिकॉर्ड हुआ, एक नॉन मॉनेटरी आइटम मेरे पास रिकॉर्ड हुआ सर। कितने का? 1 मिलियन का। साथ ही साथ एक मॉनेटरी आइटम रिकॉर्ड हुआ, कितने का? 1 मिलियन का। मॉनेटरी आइटम को स्टैंडर्ड कहता है हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर पेमेंट डेट पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर पेमेंट डेट पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर पेमेंट डेट पे क्या करोगे? रीवैल्यू, 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 रीवैल्यू। आखिरी एंट्री 2 एंट्री तो मिला के भी बना सकते थे, ठीक है ना? आखिरी 2 एंट्रीज मिला के भी बना सकते थे, ठीक है जी। आखिरी 2 एंट्रीज तो मिला के भी बना सकते थे, कोई इशू वाली बात नहीं, डायरेक्ट सेटलमेंट कर सकते थे, ठीक है जी। बढ़ जाए दोस्त। कॉपी कर लो उसको। सेलर के व्यू से भी बिल्कुल आ रही है एंट्रीज बेटा। पहले हमने एक छोटी सी एंट्री बाहर के व्यू से देख ली, अब अगली सेलर के व्यू से हम देख लेंगे। बता रहा हूँ बस, 2 मिनट रुक जाओ, नीचे आइए। जी मेरे बच्चों, जी जनाब। सर लास्ट एंट्री अगेन समझा दे। देखो लास्ट एंट्री में मेरे बच्चे हमने 2 काम किए। एक तो हमने किया ये कि पहले एक्सचेंज गेन और लॉस बुक किया है पेबल के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस पेबल को सेटल किया। ये दोनों एंट्रीज ना मिला के भी बना सकते थे सर। अगर हम मिला के बनाते तो कैसे बनाते सर? हम बुक करते एक्सचेंज लॉस डेबिट 30,000 रुपए से। सर हमारा पेबल डेबिट हो जाता, क्योंकि पेबल पे ये एंट्री बनी नहीं होती तो 1040 आ रहा होता, और कैश क्रेडिट हो जाता 1070 000। ये मिला के भी बना दो, ठीक है। सेम यार यही है, गुजारा करना है इसके ऊपर। रिपोर्टिंग डेट पे बच्चे का सवाल था, एक सेकंड। कॉस्ट चेंज हो रही है तो इन्वेंट्री पे इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, यही तो काम है सर कि इन्वेंट्री पे इफेक्ट नहीं डालना है ना। सब्सीक्वेंटली जो है वो एक्सचेंज रेट चेंज होने से इन्वेंट्री पे हम इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। सब्सीक्वेंटली रेट चेंज होने से सर हर रिपोर्टिंग डेट पे, बिल्कुल हर रिपोर्टिंग डेट पे बेटा हम उसके हिसाब से वो कर देंगे। हर रिपोर्टिंग डेट पे और हर सेटलमेंट डेट पे हम क्या करेंगे, इसको रीमेजर करेंगे, ठीक है। जी जनाब, कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। और याद रखना बेटा, मैं ऊपर अनर्न के बारे में बता रहा था, खुदा के वास्ते इसको 41वीं दफा नोट कर लो। अनर्नड के अगेंस्ट, अनर्नड एक लायबिलिटी है मेरी बुक्स में। अगर अनर्नड आ रहा है लायबिलिटी है, वो मैं कैसे सेटल करूंगा? गुड्स देके, कैश देके नहीं करूंगा, तो वो मॉनेटरी आइटम नहीं है। कम हो जाता तो गेन हो जाता मेरे बच्चों। क्वेश्चन दिखा रहा हूं एक बार, ये कर लिया कॉपी। यूएसडी कम हो जाता तो गेन हो जाता। ओनली मॉनेटरी आइटम इज रीवैल्यूड एवरी टाइम, बिल्कुल सही। ऊपर कर दें।
नॉन मॉनेटरी आइटम्स रीवैल्यू नहीं होंगे, अभी फिल वक्त हमने डिस्कस किया नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं कि सर व्हाट इफ के रीवैल्यू, व्हाट इफ के मॉनेटरी आइटम इटसेल्फ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रीवैल्यू होते हैं, तो क्या होगा? एक्सचेंज लॉस 70 का होगा ना, 70,000 का ना एक्सचेंज लॉस। 40 पहले बुक कर दिया, 30 बाद में बुक किया। रिसीवेबल के केस में अगर इंक्रीज होता तो बिल्कुल गेन होता बेटा हमारा। चले जी, डन हो गया सर, ऊपर लेके जाए टॉप को। नहीं, एसओसीआई में यानी पीएनएल में जाएगा बिल्कुल। IS2 बिल्कुल इन्वॉल्व है, इन्वेंटरी भी बेचोगे भी तो सही, इन्वेंटरी बाय एनआरबी का लॉस भी आ सकता है। आ रहा है आगे। यार एक्सचेंज गेन विल गो टू पीएनएल, बिल्कुल ठीक। जी जनाब, बड़े आगे हम। सेलर के लिए एक्सचेंज गेन होगा। आगे पढ़ रहे हैं मस्को अनस, आगे पढ़ रहे हैं। और हम शायद इस पे बेटा एक लंबी डिस्कशन चाहिए हमें कि किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैश ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यस, जितनी तुम्हारी भी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है बिल्कुल सही, बैंक एंड कैश के अलावा कोई चीज मॉनेटरी नहीं है। Investments are not, financial instruments are not monetary items unless they meet the definition of cash, receivables और payables। बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट में जाएगा बेटा ये। जी जनाब, बढ़ जाए मेरे बच्चों आगे। सर समरी में बता दूं पूरी क्लास की क्या थी। सर हमने स्टार्ट किया और हमने देखा था कि सर हमारे पास एक प्रेजेंटेशन करेंसी है, एक हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी है। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फॉरेन करेंसी वो करेंसी है जिसमें आपने जो है वो अगर अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है तो फॉरेन करेंसी है। पीकेआर में अकाउंट बनाने वाले के लिए डॉलर की ट्रांजैक्शन एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। 2 मिनट सवाल रोक लो, मैं पहले नीचे चला जाऊँ फिर सवाल दे देता हूँ, सवाल जवाब दे देता हूँ, ठीक है। सर अगर हम अगर पे तो हम अल्टीमेटली ज्यादा ही कर रहे हैं तो मॉनिटरी को एडजस्ट नहीं, देखो देखो नॉन मॉनिटरी को एडजस्ट इसलिए नहीं करना सही कि तुम्हारे पास ये जो लॉस आ रहा है ना ये इन्वेंट्री में कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है ना। इन्वेंट्री में कैपिटलाइज करने से क्या होगा, ये फिर उस वक्त जाएगा पीएनएल में जब ये बिकेगा। तो ये याद रखना सर, जो एक्सचेंज रेट्स की मूवमेंट्स है ना उसी पीरियड में पीएनएल में जानी चाहिए जिस पीरियड में एक्सचेंज रेट का अफेक्ट आया, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं पीपी में अगर एक खरीदूंगा, पीपी के पैसे सर 6 महीने बाद दूं और उसमें सर एक्सचेंज गेन सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए तो वो एक्सचेंज लॉस इमीडिएटली बुक होने की जगह एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा और डेप्रिसिएशन के फॉर्म में पता नहीं 20 सालों में जाएगा पीएनएल में, ठीक है ना। तो याद रखना जिस पीरियड में लॉस है उसी पीरियड में उसको आपने अकाउंट फॉर करना है, तो आपने उसको इन्वेंट्री या पीपी में नहीं डालना, ठीक है ना। अच्छा जी, ये नोट कर लेना सर, अगर एक पाकिस्तानी कंपनी अपने अकाउंट्स यूएसए बेचती है ताकि इसको कंसोलिडेट किया जाए तो यूएसए वालों की नजर में पाकिस्तान पीकेआर में अकाउंट्स जो बने हैं वो फॉरेन करेंसी। तो याद रखना जिस कंट्री में तुम ऑपरेट कर रहे हो, जिसमें तुम अपने अकाउंट्स बनाते हो, किसी दूसरी करेंसी को भी तुम देखोगे वो फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन डेट वो डेट जिस दिन आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, सेटलमेंट डेट वो डेट जिस दिन आपने पेमेंट की है, रिपोर्टिंग डेट इन दोनों के बीच में अगर पड़ेगी तो आप मॉनेटरी आइटम्स के लिए रेलेवेंट हो जाएगी। हर रिपोर्टिंग डेट पे मॉनेटरी आइटम को आपने क्या करना है, रीवैल्यू करना है, ठीक है जी। अब बना रिस्क एंड रिवॉर्ड एफओबी बेसिस में कब ट्रांसफर होते हैं सर? सर एफओबी बेसिस में सेलर के पोर्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है जी। सर फिर मेरे पास जो सीएन है तो उसमें भी सेलर के पोर्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं सर, इन दोनों में सेलर के पोर्ट पर ट्रांसफर होता है। लेकिन सर बाकी के केसेस के अंदर बायर के पोर्ट और इवन कस्टम क्लियरेंस के पास बाद जाके चीजें ट्रांसफर होती हैं। सर ये पूरी समरी आपके सामने बनी हुई, उसको आप सुकून से देख लेना। सर रेट की वजह से जो चेंजेस आएंगी उनको नॉन मॉनेटरी आइटम की परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं
नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम, इसलिए उनको जो है ना वो पीएनएल में फौरन से डाल देना चाहिए जनाब। अगर सेटलमेंट डेट पर डॉलर का रेट दोबारा डाउन हो जाए तो गेन बुक कर लेंगे बेटा, एक्सचेंज गेन बुक कर लेंगे, ठीक है सर। अगर रेट कम हो जाए एक्सचेंज गेन बुक कर लेंगे बाद, ठीक है जी सर। मॉनेटरी आइटम्स सिर्फ ये 3 आइटम्स हैं, सारे रिसीवेबल सारे पेबल, वो रिसीवेबल पेबल जो कैश में सेटल होने सर, कैश इटसेल्फ, और फिर हमारे पास नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं सर, इन्वेंट्री, पीपी, इंटेंजिबल, शेयर कैपिटल, और पता नहीं क्या कुछ हमारे पास नॉन मॉनेटरी आइटम्स, इन 3 के अलावा। मॉनेटरी आइटम की आपने अकाउंटिंग इस तरह करनी है कि हर रिपोर्टिंग डेट पे उसको एक्सचेंज गेन और लॉस के लिए एडजस्ट करना है, ठीक है जी। नॉन मॉनेटरी आइटम को आपने छेड़ना भी नहीं, ठीक है जी। सेट जी, कर लोगे, खत्म करें क्लास। सर आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं? अच्छी रही क्लास आप लोग की? थैंक यू बेटा। चलो अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज, और खुश रहो और आबाद रहो, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन क्लास ज़रा बेटर, ठीक है जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज बेटा। नेक्स्ट क्लास में सैलरी की एंट्री।